Bismillahirrahmanirrahim. So first of all, welcome back to the fourth lecture of data science. And that particular lecture today is about machine learning. So in the previous lecture, we have seen the fundamentals that you gonna need to learn machine learning. और आज की lecture में हम supervised learning, unsupervised learning और semi supervised learning इनकी डेप्थ को कवर करेंगे. We will look at the Python course और उसको हम गूगल को लैब पे एक्सप्लोर करके देखेंगे कि ये डिफरेंट मीटिंग लर्निंग एल्गोरिथम्स अगर आपने इसको सेलेक्ट करके हो तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. तो जस्ट बाय टाइपिंग few lines of code you can actually implement the whole system. तो Python में आपके पास built-in libraries available हैं. 80% of the time you don't have to reinvent the wheel. ठीक है. 20% टाइम ऐसा होगा कि आपको existing techniques को है मॉडिफाई करना पड़ेगा या आपको एटलीस्ट ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस जगह पे कौन सी जो है टेक्निक मैंने इस्तेमाल करनी है. सो आज हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है दैट इज अबाउट सुपरवाइज्ड लर्निंग. मैंने आप लोगों को बताया था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग वहां अप्लाई करेंगे जहां पे हमारा डाटा जो है वो लेबल्ड होगा. डाटा लेबल्ड का मतलब है किसी इंसान ने उस डाटा को लेबल इमेजेस हो, चाहे वो सीटी स्कैन के इमेजेस हो जिसको इंसान ने डायग्नोज किया हो, या हाथ से लिखी हुई हैंड राइटिंग हो और उसने उसको लेबल किया हो कि ये 0 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है. तो वो जो डिजिट्स आपने ड्रॉ किए हुए हाथ से किसी इंसान ने उसको क्या किया हुआ है, लेबल किया हुआ है. सो हम आज हमारी जो फर्स्ट केस स्टडी है. अच्छा, मैं ना बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊं एक एक लाइन एक्सप्लेन करूं ये पॉसिबल नहीं है और ना आप जो है वो आपका लेवल है कि मैं जो है बिल्कुल ही ग्रॉस लेवल पे जाके वन बाय वन रिपीट कर रहा हूँ. तो मैं आपको एक ना अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दे दूंगा, कोड का कॉन्टेक्स्ट समझा दूंगा. और जहां पे ये कोड लिखे हुए हैं ना, ये कोई 10 मिनट में नहीं लिखे हुए, किसी ने लिखे हैं तो घंटों लगा के लिखे हैं. हाँ, वो अलग बात है जब एआई आ गई है तब आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दे देंगे तो सारा कोड लिखा हुआ आ जाएगा. लेकिन यही कोड अगर आपने खुद लिखना हो तो कई घंटे लगते हैं इसकी लॉजिक लिखने में. तो इस बुक में कुछ ऐसे भी कोड्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा 5 मिनट में आप देख लेंगे, लेकिन वो पूरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते थे बच्चों के यहाँ पे वेरिया में या नस्ट में या वो जो है वो पूरे पूरे साल के प्रोजेक्ट है जो आप आधे घंटे में कर सकते हैं क्योंकि वो कोड लिखने ही नहीं आपने, वो लॉजिक बनाने ही नहीं है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 10 मिनट की गेम है या एक दिन की गेम है. नहीं, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अब चेंज हो गया. अब वो बजाय एक प्रोटोटाइप होने के इट हैज टू बी अ रियल बिजनेस जिसको आप कहें बाय द एंड ऑफ द डे आप शोकेस करें ये मैंने काम किया. खैर इधर में तो आगे तो वुड भर जाए, आप उसको पढ़ें, उस कोड को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जस्ट टू फील अबाउट इट. बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वो ले लेंगे, एआई की हेल्प लेंगे. एआई कोडर्स के बगैर सर्वाइवल नहीं है और नेक्स्ट जो एरा है उसमें हमने एआई कोडर्स को ही यूज करना है. दैट इज अबाउट डिसर्निंग डिजिट्स फ्रॉम इमेजेस. हमने इमेजेस के अंदर से डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है. अब आपके सामने अक्सर आप लोगों ने वेब पेज पे देखा होगा इस तरह का ना कैप्चा कोड होता है. आपसे पूछा जाता है कि नीचे ये वाले वर्ड्स टाइप करें, आप लिखते हैं. कभी नंबर्स होते हैं, कभी कैरेक्टर्स होते हैं, कभी जो है वो स्ट्रेच किए होते हैं, कभी लार्ज होते हैं, इस तरह की साइज में होता है. आज जो हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे ना इस पूरे गेम में वो ये है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं नाइव बेस्ड क्लासिफायर. कौन सा क्लासिफायर है? नाइव बेस्ड. नाइव नाइव बच्चा वो होता है नाइव कहते हैं जो जिसको कोई जिस जो सीधा साधा सिंपल सा बंदा हो, हम कहते हैं यार ये तो बड़ा ही नाइव है, इसको पता ही नहीं है दुनिया की सीन्स. ठीक है. अच्छा,
तो पहले कि मैं आप लोगों को, और आप देखेंगे कि हम बाय द एंड ऑफ दिस हाफ एन आवर सेशन के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी कैप्चा कोड आए ना, तो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम बैकएंड पे रन करेंगे और वो कैप्चा कोड निकाल लेगा, तोड़ देगा उस कैप्चा कोड को काफी हद तक, यानी कि 80-90% तक उसको वो उसको पता लग जाएगा कैप्चा कोड पीछे क्या लिखा हुआ है। सो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम ना इसका जो बैकग्राउंड वर्किंग है ना उसको समझे। आप अगर नॉन सीएस के बच्चे होते तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता और आपको जरूरत भी नहीं थी, लेकिन आप में ये एक डिफरेंस ये होना चाहिए कि आपको सिर्फ चीजें अप्लाई करना नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसकी बैकएंड पता होना चाहिए, बिकॉज ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। यही फर्क है डेटा एनालिस्ट में और डेटा साइंटिस्ट। डेटा एनालिस्ट इज अ डिफरेंट स्ट्रीम। अभी जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ जिन इंडस्ट्री के लोगों को, वो डेटा एनालिस्ट स्ट्रीम के हैं, तो उनको नहीं ज्यादा कंसर्न इससे कि पीछे क्या चल रहा है। बट आप डेटा साइंटिस्ट वाली स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आपने एनालिस्ट वाला तो काम करना ही करना है, वो तो कोई माफी नहीं है उसके, उससे बियॉन्ड जाके हमने जो साइंटिस्ट वाला काम है उसको भी कैटर फॉर करना है। अच्छा, नाइव बेस्ड क्लासिफायर को हम पहले जरा थोड़ा सा समझते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, लेकिन मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि चीजें पढ़ने से नहीं आती होती, चीजें किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी हैं। क्या आपने उन चीजों को उस वक्त इस तरह सोच के पढ़ा था? क्या आपने उन चीजों को इस तरह अप्लाई किया था? अगर नहीं किया तो फिर वो पढ़ना ना पढ़ना बराबर है, बिकॉज जब आप वो कोर्स पढ़ के निकले होंगे आप बिल्कुल जहां पे खड़े थे शुरू में, बाद में वहीं पे खड़े होंगे। ये तो ग्राउंड रियलिटी है जो मैंने आपको पहले दिन से समझा रहा हूँ कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है ना, और कोई आपने थॉट और प्लान नहीं किया हुआ, फिर तो 10 साल बाद भी आप वहीं पे खड़े होंगे जहां आज खड़े। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी बनाए तो 2-3 साल में यू विल बी माइल्स अहेड। सारी गेम होती है प्लानिंग की। सो अब वो कह रहे हैं कि हर ईमेल जो आपको रिसीव होती है उसकी ऑनेस्ट इंटेंशंस नहीं होती। बात तो सही है। और फिर वो कह रहा है कि योर इनबॉक्स कैन कंटेन अनसोलिसिटेड कमर्शियल और बल्क ईमेल्स, AKA also known as spam. Not only is spam annoying, it is often used in scams and as a carrier for viruses. Kaspersky, इसका नाम सुना हुआ किसी ने? आपने सुना? ये बड़ा इसकी मशहूर थी एंटीवायरस। नॉर्टन का नाम सुना हुआ? नॉर्टन, कैस्परस्की, ये वो कंपनीज हैं जो बेसिकली एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर इस तरह के टूल्स सेल करती है मार्केट में। आपको ना ये भी चीजें पता होनी चाहिए मार्केट में की प्लेयर्स कौन से हैं, किसका मार्केट शेयर कितना है, गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है, इनकी स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस क्या चल रही है, इनका मार्केट कैप क्या है। ये चीजें ना थोड़ा सा दिमाग अपना खोलें, और जब आपने मोबाइल यूज करना है तो इस तरह की चीजें पढ़ें। ठीक है? आप जो है डिफरेंट इस इन बिजनेस, चूंकि जब आप डेटा साइंटिस्ट बनेंगे, अगर आपने कैरियर में आगे जाना है, तो अगर आपका एक्यूमेंट नहीं है बिजनेस का, आपको नंबर्स किसी को कन्विंस नहीं करने आते, और आप सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक व्यू में हो, तो बेसिकली आप उस पूरी वैल्यू चेन में एक बहुत ही लो एंड पे बैठे हुए हो, सबसे बॉटम एंड पे। क्योंकि जो हाथ से काम करना है या दिमाग से काम करना है? किससे काम करना है? दिमाग से काम करना है। हाथ से काम करने वाले रिप्लेस हो जाते हैं। आज आप हाथ से काम करें, आपको एक मशीन पे काम करना आता है ना, कल को आधी कीमत पे लेबर मिल रही होगी, उसको निकाल के आप उसको रिप्लेस करते हैं। सो जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं दे आर ऑलवेज रिप्लेसेबल, बट जो दिमाग से काम करने वाले हैं दे आर वेरी फ्यू। अब आप कहेंगे सर दिमाग से काम करने से क्या मुराद है? दिमाग से और हाथ से काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। अभी जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आप फॉलो कर रहे हैं, करेक्शन दे रहे हैं, डिक्टेशन ले रहे हैं, ये हाथ से काम है। जहां पे आप अपनी रूल्स को डिफाइन करेंगे, मैं आपको प्रॉब्लम दे दूंगा, आप खुद सोचेंगे कि अच्छा सर इसको मैं इसमें मैं क्लीनिंग डेटा प्रिपरेशन ऐसे करूंगा, ये करूंगा, इसमें मैं मॉडल ये लगाऊंगा, टेक्निक ये लगाऊंगा, मैं एंड पे आपको ये ग्राफ दिखाऊंगा, और फिर आप सोचेंगे अच्छा इसको मैं ये ग्राफ अगर दिखा दूं तो इस ग्राफ से तो उसका ये वाला मसला सॉल्व हो जाएगा और वो बिजनेस डिसीजन ले सकेगा, और उससे उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और उसके जो कस्टमर का चर्न रेट है वो ड्रॉप करेगा, ये करेगा। तो वो आप अगर ये सोच के कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट बॉल गेम। सो कैस्परस्की कहता है जी कि 60% ऑफ द ईमेल्स इस दुनिया में क्या है? स्पैम। ये एक उसका एक जनरल रूल ऑफ थंब है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम ईमेल इज इक्वल टू 0.6। एग्री और डिसएग्री? ये इनका क्लेम है। ठीक हो गया? अब वो कहता है जी कि टू प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम स्पैम मोस्ट ईमेल क्लाइंट्स रन अ प्रोग्राम इन द बैकग्राउंड that classifies emails as
इधर स्पैम और सेफ। तो आप जब भी अपना जीमेल खोलते हैं, याहू खोलते हैं, हॉटमेल खोलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसके बैकएंड पे एक लगा हुआ है, स्पैम फिल्टरिंग लगी हुई है। आपकी कुछ ईमेल स्पैम में जाती हैं और कुछ ईमेल्स इनबॉक्स में आती हैं। अब आपने कभी सोचा होगा, अगर आपने नहीं सोचा तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इसका मतलब है आपके अंदर इंक्विजिटिव माइंडसेट नहीं है। आप बस हैं यार, ठीक है, को बता देगा तो बता दे, ना है तभी ठीक है। यानी कि आपके एज अ साइंटिस्ट ना, आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि ये कंप्यूटर के पीछे ऐसा क्या एल्गोरिथम है जिसकी बेस के ऊपर वो ईमेल्स को स्पैम या नॉट स्पैम कर रहा है। तो आपने सोचना, इस बात पे आपने सोचा है कि नहीं सोचा? पहले मुझे ये सोचे, दैट इज गुड। ये बहुत अच्छी बात है कि जो है वो एटलीस्ट मैंने पढ़ना है, मैंने सीखना है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर इंक्विजिटिव माइंडसेट नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर वो साइंटिस्ट वाले जरसूमे नहीं है, उनको आपको डेवलप करना है। आपने हर चीज की डेप्थ, गहराई में जानने की कोशिश तो करनी है ना। जैसे पूछे तो सही, सवाल तो पूछे हो कि हाँ यार ये मुझे मसला है, कभी टाइम आएगा मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा या मुझे कोई सिखाएगा, इस तरह की चीज। A popular technique in spam filtering is employed as a classifier that uses the word। अब अल्फाज होते हैं inside the mail as predictors। predictors क्या होती हैं? आपकी इनपुट्स। इस केस में जो ईमेल के अंदर आपके वर्ड्स हैं वो आपकी क्या हैं? predictors हैं, इनपुट्स हैं। ठीक है, यानी कि उन अल्फाजों को देख के आपने बताना है कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं। ये नहीं है कि रैंडम तुक्का लगा दिया कि ये स्पैम होगी, ये इनबॉक्स होगा, ये इसको ये क्लीन ईमेल है। अब वो कह रहे हैं कि मैथमेटिकली इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मैथमेटिकली ये है कि हमने बेसिकली क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारी ईमेल क्या होगी? स्पैम होगी। ये इसका मतलब है गिवन। गिवन क्या है आपके पास? तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में ये पढ़े, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए गिवन बी, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी में चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो आई डोंट नो आपने उस टाइम पे इस तरह की चीजें सोची या नहीं सोची, बट वो चीजें आपने पढ़ी इसलिए थी कि इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। तो वो मैथ्स ऐसे जाया नहीं गया, उसका इस्तेमाल है। फिर क्या है? अब आपको तीन नोन्स है आपके पास। एक आपके पास नोन है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम। जो ईमेल आपको आएगी, मसलन जो ईमेल आपको आएगी, तो उस ईमेल में कुछ अल्फाज होंगे, कुछ खास अल्फाज होंगे, उन प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स आप निकाल लेंगे। जब ईमेल आएगी तो आप क्या निकाल लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम आपको ऑलरेडी पता है, 0.6 होता है। दुनिया में जितनी ईमेल आती है 60% उसमें स्पैम होती है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। तीसरी चीज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जिन ईमेल्स को आपने स्पैम लेबल किया है माजी में, जिन ईमेल्स को क्या किया आपने, उनमें वो वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या थी। ये उल्टा काम है, यानी कि इसकी मशीन लर्निंग तभी होती है जब आप मशीन को पहले डाटा देते हैं। तो आपने अपनी मशीन को ये 100 ईमेलें दिखाई हैं कि यार ये ईमेल है और ये स्पैम है, ये ईमेल है, ये स्पैम है, इससे सीखो। वो कहता है अच्छा ये ईमेल स्पैम है, इसमें ऐसा क्या है कि ये स्पैम है, वो देखा अच्छा इसमें ये वर्ड्स यूज हुए हैं, वो सीख लेता है। फिर ईमेल आती है, आप कहते हैं ये भी स्पैम है, इससे सीखो, वो सीखता है। इस तरह आपने 100-200 ईमेलें दी हैं और उनको बताया है कि ये स्पैम है, लेबल किया है, तो उससे क्या हुआ है? वो ट्रेन हो। हाँ, जो टेक्निकल वर्ड है वो ये होना चाहिए कि ट्रेन हो। सीखने से ज्यादा वर्ड है कि ट्रेन हो गया। अब शुरू में अगर आपका इनबॉक्स खाली है, तो शुरू में तो वो तुक्के लगाएगा या मदद करेगा, आपसे पूछेगा यार ये बाकी स्पैम है या नहीं है, तो आप उसको फीडबैक दे साथ साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं। उससे वो और ट्रेन हो रहा है, और ट्रेन हो रहा है, रीइंफोर्समेंट हो रही है उसकी। हाँ यार ये बाकी अच्छा, मैंने जिसको स्पैम लेबल किया था ना, बाकी ये स्पैम था। लेकिन जब आप इसको उसने स्पैम किया होगा, आप कहेंगे नहीं ये तो सही है, तो वो फिर उसको मॉडिफाई करेगा अपनी चीजों को। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली हमने हमने निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम निकालनी है। बी का मतलब है स्पैम गिवन वर्ड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम गिवन वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम के, बी का मतलब है स्पैम, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स गिवन स्पैम, जिन ईमेल्स को आपने माजी में स्पैम कहा है उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स। ये तीनों नोन्स है। ये चीज क्या है? तो लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का पता हो, तो अगर आपको तीन पैरामीटर्स पता हो, तो आप उनको प्ले करके मैनिपुलेट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम निकाल। इसका नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ईमेल आएगी, आपके एल्गोरिथम ने सिर्फ आपके उसके अंदर जो वर्ड्स है उनकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, उसके बाद इस फॉर्मूले में प्लग इन करना है और बता देना है कि इसमें किसकी स्पैम इसकी स्पैम की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। 0.8। अब आपने एक थ्रेशोल्ड रखा होगा, आपने कहा यार 0.5 से ऊपर हो ना तो उसको स्पैम कर,
और अगर आप बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डेटा प्राइवेसी बड़ी मैटर करती है स्पैम, तो आपने थ्रेशोल्ड और गिराया हुआ है, क्या आपको क्या जरा सा भी डाउट है ना, 0.2 प्रोबेबिलिटी भी है ना स्पैम की, तो उसको स्पैम में डाल दो, मैं एक दफा उसको चेक करूंगा उसको इनबॉक्स पे आने के लिए। या अगर आप कहते हैं मुझे किसी ने ईमेल करनी है और आपने स्पैम ईमेल भी खोल खोल के पढ़नी है और आपको कितना टाइम है, तो आप जो प्रोबेबिलिटी है उसका थ्रेशोल्ड 0.8 कर लें, तो वो सारी ईमेल इनबॉक्स में मेजॉरिटी करता है, वो एक्सेप्शनली में वायरस होगा जिसको वो स्पैम में डालते हैं। ये तो आप कहाँ से सेट कर सकते हैं इसको, थ्रेशोल्ड वो आप देखेंगे। अक्सर आप एंटीवायरस जब इंस्टॉल करते हैं ना, तो पूछते हैं कि अलर्ट सिक्योरिटी अलर्ट रखनी है, बेसिक रखनी है, वो क्या होता है बेसिक थ्रेशोल्ड आगे पीछे करना होता है बस। इज इट क्लियर? यस सर। ये बेसिकली ना मैंने थोड़ा सा एक फंडामेंटल्स बताई है, वैसे आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, लेकिन मैं अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊं ना तो मैं तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कभी नहीं पढ़ाऊंगा, आई वुड ऑलवेज बी टीचिंग यू द रियल एग्जांपल्स, और फिर हम मैथ्स यहाँ अप्लाई करेंगे। मेरी नजर में मैथ्स ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, मेरा ये मानना है। अब वो कहता है कि इसको हम बेस रूल कहते हैं, which lends its name to this classifier. The naive part comes from the classifier assumption that the presence of one feature does not tell you anything about another feature. इसको हम कहते हैं फीचर इंडिपेंडेंस है, और इसमें मल्टी कोलिनियरिटी की एब्सेंस है इन रियलिटी। अच्छा, हकीकत में क्या होता है, हकीकत में चीजें इंडिपेंडेंट नहीं होती, फीचर्स इंडिपेंडेंट। जैसे जहां पे वर्ड आता है ना, बाय नाउ, पे लेटर, या किसी ने कोई इमोशन एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो अगला वर्ड आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब भी चैट जीपीटी तो सारा काम करता है यही है कि टेक्स्ट जनरेशन करता है बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट्स। तो लेकिन ये जो नाइव बेस है कि ये अज्यूम करता है कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना ये सारे इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ठीक चलता है। अगर आप इसमें इसमें नाइव वाला वर्ड हटा दें तो थोड़ा सा मैथ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। लेकिन नाइफ पे भी आप देखेंगे कि आपका मॉडल ऑलमोस्ट बहुत अच्छा वर्क करेगा, आप देखेंगे यू विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस। अच्छा, हमारे पास ना पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन डेटा सेट है जिसे हम कहते हैं कि द एमनेस्ट इमेजेस कैन बी फाउंड इन द डेटा सेट पैकेज ऑफ scikit-learn। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लाइब्रेरी है हमारे पास मशीन लर्निंग के लिए, कौन सी है, scikit-learn। वैसे लैब में जो है वो लैब इंजीनियर जो है हमारे, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि हम ASAP जो है वो पाइथन स्टार्ट करें, और वो बेसिकली scikit-learn की लाइब्रेरी के ऊपर ही काम करवाना, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह क्लास में तो कराऊंगा। तो मेरा टिल्ट थोड़ा सा पावर बीआई की तरफ ज्यादा है, तो मैं एटलीस्ट मिड तक जो है ना आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं पावर बीआई पे हैंड्स ऑन करा के, और फिर हम मिड के बाद ऑप्शनल क्लासेस रखा करेंगे, कुछ इस तरह का मॉडल बनाऊंगा। लेकिन पाइथन को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, बिकॉज ये भी इस कोर्स का बेसिकली इंटेग्रल पार्ट है। सही है। सो इसमें हमारे पास एक पिक्सल्स हैं 64 बाई 64 पिक्सल्स, अब इस पे बात करते हैं, और हम उसके ऊपर जो है ना वो देखेंगे। सो अब हम आते हैं, सारे यार फोकस करें यहाँ पे, ठीक है, डोंट लूज अटेंशन, बिकॉज एक ही लेक्चर है हमारे पास पूरे हफ्ते में, और फिर मैंने आपको कुछ टास्क देने भी होते हैं घर पे आपने इसको पढ़ना है, तो बेहतर होता है कि अगर आप यहीं पे अच्छा सीख लें। सो अब मैं आपको ना थोड़ा सा कोड समझाता हूँ। कोड में हमारे पास sklearn डॉट डेटा सेट्स में इंपोर्ट क्या किया हमने, लोड डिजिट्स, हमने वो जो डेटा सेट है उसको लोड किया है। तो आगे लिखा हुआ भी है कि हमने क्या किया हुआ है, इंपोर्ट की है डिजिट्स की डेटाबेस। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा स्लो करके चल रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने इसको पढ़ना है या समझना है, एक दफा आप इसको देख लें, और उसके बाद फिर आगे वो कह रहा है इंपोर्ट पाइलैब SPL। आपको पता है कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी हो तो आगे आप उसका एलियस ALIAS कर सकते हैं, इस केस में हमने PL में, वो मैंने आप लोगों को पाइथन की वीडियो भेजी थी, देखी आप लोगों ने? यस सर। अगर आप लोग प्रो पाइथनर्स हैं, ऑलरेडी पाइथन यूज कर रहे हैं, देन यू माइट नॉट रीड इट, बट अगर आपने एक रिफ्रेशर लेना है और पाइथन में नए नए हैं, तो एक दफा एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो है 2 घंटे की है, उसमें आपको सारी चीजें मैं बड़े एक आसान स्टोरी बेस्ड समझा दूंगा। तो वो सारे वीडियो देख लें, बिकॉज उसके बाद आपने पाइथन करनी है, और मैं चाहता हूँ कि जो टाइम आप लैब में स्पेंड करें, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं खुले होने चाहिए, जो करें जेन्युइन करें, और ग्रेड से जरा थोड़ा निकले हैं बाहर, हर चीज को नंबर और एवेल्युएशन से उसको छोड़ के सोचें जरा थोड़ी देर। डिजिट्स में इक्वल टू क्या किया हमने, लोड डिजिट्स को हमने किस में लोड कर दिया है, डिजिट्स वाले वेरिएबल में, ठीक है।
उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने अपने जो इमेजेस थे उसे किस में कन्वर्ट किया है, ग्रे स्केल वैल्यूज में। एक मेथड कॉल किया डॉट ग्रे, GRAY। तो जितना भी कलर्ड इमेज होगा वो किस में चला जाएगा, ग्रे स्केल में चला जाएगा। उसके बाद मैंने अपने यूजर्स को दिखाने के लिए मैट का मतलब होता है मैट्रिसेस, मैट शो किया है। डिजिट्स डॉट इमेजेस का जीरो, जीरो का मतलब है फर्स्ट इमेज को आपके सामने डिपिक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है PL डॉट शो, और फिर मैंने उसको जब शो करवाना था तो मैंने लिखा डिजिट्स डॉट इमेज जीरो। जब मैं ये करूंगा तो इस तरह का एक इमेज लिखा हुआ है। ये इमेज क्या लिखा हुआ है, जीरो। परफेक्ट जीरो नहीं नजर आ रहा आपको, एक ब्लर्ड सा और हैंड रिटन जीरो लिखा हुआ है। हमारा एल्गोरिथम करेगा यही कि इस तरह के हाथ से लिखे हुए डिजिट्स को जो रैंडम किसी ने लिखे हुए हैं उसको क्या करेगा, वो रिकग्नाइज करेगा। ये जो काम है ना, ये कोई आज से नहीं है। मुझे याद है जब ये मशीन लर्निंग जब शुरू हुई थी ना, तो ये शुरू यही हुई थी कि यूएस में कोई पोस्ट ऑफिस था और वो चाह रहे थे कि हमारे पोस्ट ऑफिस पे वो जो PO बॉक्स लिखा होता है और वो जो एड्रेस लिखा होता है, हमारे पास एक स्कैनर हो, पीछे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लगे हो जो कि उसको स्कैन करें और वो जो उसका एड्रेस कोड है उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे वर वेरी सक्सेसफुल इन इवेंचुअली आइडेंटिफाइंग इट। वो स्टोरी भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब हमने इसका टेबल प्लॉट किया तो हमारे पास जो है वो ये जो अरे आई है, ये आपके पास जीरो से लेकर के पूरे जो नंबर है ना, ये 64 है। कितने नंबर है, 64। और अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितने होते हैं, 64। ये आपको डेटा सेट ही ऐसी था कि हर जो इमेज है वो 64 पिक्सेल्स का है। हर इमेज कितने का है, 64। अब ये देखिए इसमें ये जो एक डब्बा है ना, ये 1 पिक्सल होता है। 1 पिक्सल 2 3 4 5 6 7 8 पिक्सल इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिक्सल इधर है। तो 8 इंटू 8 कितने हो गए, 64। अब आप बाजार में टीवी लेने जाते हैं, LED टीवी, जितने ज्यादा पिक्सल होते हैं उतनी हाई रेजोल्यूशन आपको जो है वो नजर आ रही होती है। हर पिक्सल के ऊपर एक वैल्यू है, मतलब बिल्कुल काला सिया बिल्कुल डार्क ब्लैक होगा, ये बेसिकली क्या शो करता है, जीरो। जहां पे ब्राइट होगा ना, फुल ब्राइट होगा, वो आपका 15 होगा। बिकॉज इसमें हमने जो वैल्यूज रखी है वो 0 से 15 तक रखी है। 0 से 15 का मतलब 16 वैल्यूज है टोटल। कितनी वैल्यूज है, 16। जो बिल्कुल 50 वाइट ब्राइट वाइट है वो क्या होगा, 15। और जो ब्लैक है वो क्या होगा, 0। लेकिन बाज दफा ये होता है कि हमारे लेवल 0 से होते हैं 255 तक, यानी 256 तक। उस केस में 0 ब्लैक होगा, 255 क्या होगा, हमने उसको थोड़ा सा 0 से 255 को ट्रिम डाउन किया है, 0 से 15 तक, ताकि अपनी जितनी ज्यादा लेवल होंगे उतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर यूज होगी। हमारा डेटा सेट ही ऐसा था, हमने इसको 16 डिजिट्स में करना था। अगर मैं आपको वो सारी वैल्यू बेसिकली मैप कर दूं किसके ऊपर, इमेज के ऊपर, तो हर नंबर जो है वो उसकी इंटेंसिटी को दिखा रहा है कि वो ब्राइट साइड पे है या डार्क साइड पे। यहाँ तक क्लियर है किसी को, कोई मसला, सब ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है कि अब मैं थोड़ा सा स्किप करके थोड़ा आगे आ रहा हूँ। अभी मैं ये रन करके दिखाऊंगा कोड आपको, सारा कोड हम गूगल कोलैब पे। मैं आप सबसे इतना तो बेर मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये सारे कोड जो हैं वो गूगल कोलैब पे जाएं, या आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा अपने कंप्यूटर्स में, उसमें इसको प्ले करें, एक दफा चला के अपने हाथों से देखें। और ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट करने का काम ऑब्वियसली ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आधे घंटे में आप कर लें। अगर आपने ये चीज खुद से करनी है, स्क्रैच से करनी है, तो टाइम लगेगा। और आने वाले टाइम में ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा कोड खुद लिखना भी नहीं है। तो ये तो आई टोटली एग्री। कुछ लैब्स की प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका वो डर खत्म हो जाए कि ये लाइब्रेरीज कैसे इस्तेमाल करनी है। हर लाइब्रेरी के अपने अपने फीचर्स हैं। अच्छा, इसमें है कि फ्रॉम sklearn डॉट क्रॉस वैलिडेशन। अच्छा, ये क्रॉस वैलिडेशन अब खत्म हो गया है, इसकी जगह लाइब्रेरी आ गई है मॉडल सिलेक्शन के नाम से। किस नाम से आ गई है, और क्रॉस वैलिडेशन की जगह ना हमने लिखना होगा मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। और आगे हमने क्या किया, सिंपल हमने कर दिया इंपोर्ट, क्या किया, ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट। फिर हमने, अब देखें मजे की बात, फ्रॉम sklearn डॉट नाइव बेस इंपोर्ट गॉसियन एनबी, बस ये आपने वो अपना वो इंपोर्ट कर लिया गॉसियन, जो हमने भी हम बात नहीं कर रहे थे गॉसियन नाइव क्लासिफायर। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपका कंप्यूटर मशीन लर्निंग काम कैसे कर रही है, वो एक इमेज को देख रही है, उस इमेज में डिफरेंट पिक्सल की वैल्यूज है, 64 वैल्यूज है। उस 64 वैल्यूज को उसने एक पूरे रो में कन्वर्ट कर दिया, एक पूरी बड़ी सी पट्टी में कन्वर्ट कर दिया। अब वो कहता है अच्छा इसमें, और ये लेबल क्या, आपने कहा ये लेबल 0 है, कहता है अच्छा अगर 0 होगा ना तो उसके ये फीचर्स होंगे। तो उन सारे फीचर्स का, और
आपके डाटा सेट में कई जीरोस होंगे, तो जितने भी जीरोस वाले लेवल थे उसमें सारे जीरोस वाले जो रोज हैं उनको इवेलुएट करना शुरू किया, सबका सबका फीचर का मीन निकाला और वेरिएंस निकाला और उससे प्रोबेबिलिटीज निकाली और समझ गया ये कॉन्सेप्ट कि अच्छा अगर ये कोई डिजिट होता है, अगर उसमें इस तरह का मीन और इस तरह का वेरिएंस हो तो इसको मैंने क्या लेबल करना है, जीरो लेबल करना है। तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी उसको इनपुट देंगे तो वो सारे 64 को फीचर्स को एक्सप्लोर करेगा और उसकी बेस से बता देगा इस पूरे जो फीचर्स को एक्सप्लोर करने के बाद 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, तो आप उसको फिर क्या लेबल कर देते हैं, कंप्यूटर उसको क्या लेबल कर देगा, 3। अब बात समझे पीछे बैकएंड पे क्या चल रहा है। अब आपने कहा जी कि sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट क्या करना है, क्या करना है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मॉडल ट्रेन करके उसको टेस्ट तो करना है ना, टेस्ट करने के बाद वैल्यूएट भी करना है। तो जब भी आप किसी मॉडल को वैल्यूएट करेंगे तो उसमें एवेल्युएशन मैट्रिक भी देना होगा कि आपने एक्यूरेसी निकालनी है, क्या आप प्रिसिजन निकालना चाह रहे हैं, F1 निकालना चाह रहे हैं, रिकॉल निकालना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इस केस में हम एक्यूरेसी निकालना चाह रहे हैं तो हम एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे, सारे डायगोनल्स को ऐड करेंगे और टोटल पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, एक्यूरेसी निकल। उसके बाद हमने करना है इंपोर्ट पाइलैब एज पीएलटी वाई, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें हमारे डिजिट्स के टारगेट होंगे, यानी कि ये हमारी प्रिडिक्शंस होंगी, वाई हमारी क्या होंगी, प्रिडिक्शंस। हर स्टेप को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये टारगेट वेरिएबल है। स्टेप 2 के बारे में वो कहता है कि यू आर बेसिकली प्रिपेयरिंग डाटा, रीशेप करेंगे, अडॉप्ट करेंगे दी मैट्रिक्स फॉर्म, दिस मेथड कुड फॉर इंस्टेंस टर्न अ 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स इनटू हाउ मेनी वेक्टर्स, 100 वेक्टर्स। उसके बाद कहता है आपने अपने डाटा सेट को रीशेप किया, सॉरी उसके बाद आपने बेसिकली क्या करना है कि उसके बाद आपने उसमें ये वाला फंक्शन कॉल करना है टेस्ट ट्रेन स्प्लिट, ठीक है। और ये कैसे चलता है, आप लिखते हैं एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो आपने ऊपर बनाया था यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट उसको यहाँ रखा, आपने अपने इनपुट्स लिखाए और एक रैंडम स्टेट को क्या किया इक्वल टू, ये सीड है। रैंडम स्टेट जीरो करने का मतलब है अगर आप चाहते हैं कि ये वाले रिजल्ट्स दोबारा आए ना तो आप रैंडम सीड को इक्वल टू जीरो करते हैं। अगर आप रैंडम सीड को जीरो नहीं करेंगे ना तो हर बंदा एक्सपेरिमेंट करते हुए थोड़ा थोड़ा रिजल्ट्स में फर्क आए। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट की रिपीटेबिलिटी हो और आपको वही रिजल्ट्स दोबारा मिले तो आप एक सीड उस पर डिफाइन करते हैं, आप रैंडम सीड इक्वल टू 10 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। भी अगर आप नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कोई ले लेगा, फिर भी रिजल्ट्स 3 आएंगे जो यहाँ पे हुआ। उसके बाद आपने सिंपली एक लिखा GNB इज इक्वल टू गॉसियन नाइफ NB, इसका मतलब है सिलेक्ट किया है गॉसियन नाइफ बेस्ड क्लासिफायर, और वो करता क्या है, वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है टू एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी। उसके बाद सिंपली आपने एक वर्ड यूज किया फिट, FIT फिट इक्वल्स टू GNB डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को फिट करो, और विच मीन्स कि आपकी उस पे मॉडल ने उसको मैप किया और उसके बाद आपने प्रिडिक्शंस कर दी। प्रिडिक्शंस कैसे की, फिट डॉट प्रिडिक्ट और ब्रैकेट में डाल दिया एक्स टेस्ट से वाई टेस्ट को प्रिडिक्ट करो, और वाई टेस्ट तो हमें ऑलरेडी पता है, तो जो उसने अंदर ही कितने मजे की बात है, हम उसने आपके पास डाटा था 100 डाटा था, 100 का 100 डाटा लेबल्ड है, क्या है वो, 80% डाटा से आपने मॉडल को ट्रेन किया, 20% डाटा आपने भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ना, ये बाय डिफॉल्ट 75 और 25 में इसको क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। आप इसमें चाहें तो थोड़ा 80-20 भी कर सकते हैं और आप चाहें तो 85-15 भी कर सकते हैं, थोड़ा वो आपके पास एक पैरामीटर है जिसको चेंज करने की परमिशन है। अच्छा 80% डाटा पे मॉडल क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया, 20% वाला डाटा का आंसर पता है आपको, उसका आंसर, उसका लेबल आपको क्या है ऑलरेडी पता है, लेकिन आपने उसको उससे मॉडल ट्रेन नहीं किया। वो जो आपको पता है ना वो आपके पास वाई टेस्ट है, लेकिन आपने एक्स टेस्ट को यूज करते हुए फिट डॉट प्रिडिक्ट करते हुए क्या निकाल लिया, प्रिडिक्टेड, और उस प्रिडिक्टेड से और वाई टेस्ट को वापस में क्या कर रहे हैं, उसको क्या बना रहे हैं। ये बात सबको समझाती है कि अपने ही मॉडल को से ट्रेन किए हुए से एक आउटपुट जनरेट करवाएंगे, वो ऑलरेडी पता थी पहले से, तो इसलिए करवाएंगे ताकि आपने अपने मॉडल को जब सेल करना है चेक तो करें कि वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा। So we have to predict data for unseen data and create confusion matrix। ये बन गया confusion matrix, ये बता रहा है ये सारे डायगोनल्स जो है वो आपने क्या करने हैं, प्लस करने हैं, कैसे करना, और इसको टोटल के ऊपर क्या कर देना है, तो बेसिकली
ये कंफ्यूज मैट्रिक्स ये बता रहा है कि असल में डिजिट जो टॉप साइड है ना वो ट्रू है, असल में डिजिट जीरो था, असल में डिजिट क्या था, जीरो। आपने प्रेडिक्ट किया 037 टाइम, असल में जीरो था, आपने उसको 1 नहीं कहा, आपने उसको 2 नहीं कहा, 3 नहीं कहा, 4 नहीं कहा, 5 नहीं कहा, 6 नहीं कहा, 7 8 9 कुछ नहीं, 100% एक्यूरेसी के साथ आपने क्या प्रेडिक्ट किया, जीरो। अब आपका असल में डिजिट क्या था, 1 था, तो आपने प्रेडिक्ट क्या किया उसको, जीरो, वो 0 दफा किया आपने। 1 था, 1 प्रेडिक्ट किया कितनी दफा, 1 था, लेकिन आपने 1 नहीं, 2 3 4 5 6, एक दफा ऐसा भी हुआ है कि आपने 1 था लेकिन उसको क्या कह दिया, 6, और एक दफा 3 दफा आपने उसको क्या कह दिया, ये आपसे गलतियां हुई, ये आपसे क्या हुई है, 2 मिस्टेक्स हुई। एग्री करते हैं इस बात से, डिसएग्री करते हैं। आइडियली ये होता कि सारे डायगोनल्स होते और ऑफ डायगोनल सारे जीरो होते, तो फिर क्या एक्यूरेसी होती, क्योंकि एक्चुअल जीरो है, प्रेडिक्ट जीरो कर रहे हैं, एक्चुअल 1 है, प्रेडिक्ट क्या करें, 1। लेकिन रियलिटी में क्या होगा कि एक्चुअल में 2 होगा और आप उसको 8 प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, कुछ कुछ केसेस में। अगर ज्यादा केसेस में 8 प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब 2 वाले को आप समझ ही नहीं पाए सही तरह, या आपको मॉडल समझ ही नहीं पाया, फिर आप कहेंगे ये क्यों गलतियां हो रही है, फिर आप जब डाटा सेट देखेंगे, आप देखेंगे पूरे डाटा सेट में तो 2 वाले थे ही 2-3 एग्जाम्पल है, उससे बेचारे ने क्या सीखना था कंप्यूटर, उससे आपको लगेगा यार मुझे 2 वाले एग्जाम्पल इसको और दें। ये चीजें अब आपने सोचनी है, आप तब टेक्नीशियन नहीं है, मतलब अगर मैं किसी नॉन सीएस वाले को दे दूं, वो एल्गोरिथम लगाएगा और एक्यूरेसी नहीं आती, उसके बाद उसके हाथ पांव खुल जाएंगे, तो स्टक हो जाएगा, आप मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन आप कहेंगे अच्छा इसकी एक्यूरेसी सही नहीं है, इसका मतलब है कि मॉडल ने बेसिकली 2 को 8 परसीव कर रहा है, 8 पे ज्यादा एरर्स आ रहे हैं, 2 पे कम आ रहे हैं, इसका मतलब हम डाटा सेट को जरा देखते हैं डाटा सेट में 2 वाले लेवल्स कितने हैं। जब आपने पावर बीआई में डाटा सेट को लोड करें और उसकी कॉलम प्रोफाइल देखें और उसकी जब स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो इसमें तो 2 वाले लेवल ही कम है, या 2 वाले लेवल गलत है। फॉर एग्जाम्पल जब डाटा ही गलत फीड कर रहे हो तो मशीन ने भी क्या सीखना है। इस तरह और भी इश्यूज हो सकते हैं, या आपको लगेगा कि सर इसमें नाइव बेस से ही नहीं सही रिजल्ट आ रहा है, अगर हम कुछ और टेक्निक लगाते हैं, क्योंकि नाइव बेस जो है वो एक सॉलिड बाउंड्री बनाता है, मतलब यहाँ पे एक डाटा है और यहाँ एक डाटा है, तो हम जो है वो बाउंड्री बना लेते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल डाटा आपका रैंडम स्कैटर पड़ा हुआ है तो आपको बाउंड्री हार्ड लाइन नहीं बनानी है, आपको नॉन लीनियर सी बाउंड्री बनानी है, तो उसके लिए कोई और एल्गोरिथम होगा। तो मे भी इस तरह की चीजें भी आपने बैकएंड पे जो है वो सोचनी है। उसके बाद हमने कंफ्यूज मैट्रिक्स बना लिया, हमने एक्यूरेसी निकाल ली, और दूसरा एक आपको उसने शो करके भी दिखाया कि हकीकत में क्या हो रहा है। हकीकत में ये हो रहा है कि इस तरह के कुछ इमेजेस बन गए कि असल में डिजिट इस तरह का था, इसे कुछ सैंपल लेके दिखाया जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर कि ये अगर 0 था तो प्रेडिक्शन क्या हो रही है, 0, इसकी प्रेडिक्शन क्या हो रही है, 1, इसकी प्रेडिक्शन क्या हो रही है, 8, इसकी प्रेडिक्शन क्या हो रही है, 3, इसकी प्रेडिक्शन क्या हो रही है, 4, इसकी प्रेडिक्शन क्या हो रही है, 5, इस चीज की प्रेडिक्शन हो रही है 3। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें, बात चीजें ह्यूमंस के लिए भी इतनी आसान नहीं है। फॉर एग्जांपल सॉरी, इसमें यहाँ पे गौर करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है इस पे आप सारे क्लास एग्री करती है 8 पे, तो 8 और 2 में काफी मतलब उस 8 और 2 को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसी तरह 3 को और 5 को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल काम है। और अगर हम इसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखते हैं, ये है 0, ये है 1, ये है 2। एक्चुअल में 2 था, आपने प्रेडिक्ट किया 2 कितनी दफा, 7, लेकिन 8 कितनी दफा प्रेडिक्ट किया है, कहाँ 15 और कहाँ 17, काफी फर्क है ना। यानी कि 17 सही किए और 15 बस 2 और 8 में कितना सिमिलर है, यानी कि आपको फिर उसको 3 वाली और सॉरी 2 वाली और 8 वाली ज्यादा एग्जांपल देनी चाहिए। इसी तरह 0 1 2 3 को वो क्या कर रहा था, 5, तो इस केस में उसने 3 को बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया, व्हिच मींस कि उसको 3 में आइडेंटिफाई करने का प्रॉब्लम बेशक हमें हो रहा था, लेकिन कंप्यूटर को ऐसे उसके फीचर्स नजर आ रहे थे कि वो उससे बड़ा इजीली डिस्टिंग्विश कर पाया, और उसने फिर आपको एक सब प्लॉटिंग करके दिखा दिया। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक गूगल को ऐप आप लोग ऑलरेडी यूज करते होंगे, या तो विजुअल स्टूडियो कर लें इंस्टॉल, दिस इज अ सेम थिंग, और
अब मैं आपके सामने जो है ना स्क्रिप्ट जस्ट एक रन करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज वर्ड में बताने से बेहतर होता है कि आप एक दफा खुद अपने आंखों से इसको एग्जीक्यूट होता हुआ देखिए। और मैं ये आपसे एज्यूम करता हूँ कि आपने ये काम करना है, इस पे कोई माफी नहीं है कि आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जितना टाइम नहीं मुझे मिला। ये आपने सिंपली कोड स्क्रिप्ट उठाने हैं और आपने इसको रन करना है। ये बेसिक लेवल का है। अगर आपने इसे अगले लेवल पे जाना है तो आप उसमें खुद भी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और सीखने के लिए। ठीक है, हर चीज तो नहीं मैं उंगली पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा ना, तो कुछ चीजें आप खुद भी इसमें एक्सप्लोर करें, कुछ फंक्शंस चेंज करके देखें। अब जैसे मैंने पहले स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट किया, इसमें क्या होगा, वो जीरो वाला इमेज शो कराएगा, यही था ना। सो आप देखें, पूरा कैप्चर कोड ब्रेक करने के लिए जो कोड है वो 10 से 15 लाइन से ज्यादा नहीं है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि कोडिंग नहीं है, कोडिंग है, लेकिन वो सारी फंक्शन बने हुए हैं, लोगों ने आपके लोगों के लिए ऑलरेडी काम किया हुआ। आपने सिर्फ डॉट करके गॉसियन एनबी करना है, वो पूरा लोड हो जाता है सारा। आपने कहना जी फिट, वो फिट कर देगा। आपने कहना प्रिडिक्ट, वो प्रिडिक्ट कर देगा। आपने कहना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वो स्प्लिट डाल देगा। तो 15-20 लाइनों का कोड लिखा, पूरा का पूरा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा के इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स भी ले लिए, डिप्लॉय भी कर दिया सिस्टम। देखिए आप सामने, ये मैंने पहले स्क्रिप्ट रन किए, क्या रिजल्ट नजर आ रहा है, जीरो जीरो आ रहा है। और नीचे उसके क्या आ रहा है, 8x8 का मैट्रिक्स, क्योंकि 64 पिक्सल है टोटल इसमें। फिर मैं कोड पे गया, ये आ रहा था स्क्रिप्ट। उसके बाद नीचे अब मैंने क्या करना है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉल करना है। तो मैं ये स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी करूंगा और आई गो टू गूगल कोलैब, यहाँ पेस्ट करूंगा। आपको मिलता है कि क्रॉस वैलिडेशन अब खत्म हो गया है, इसकी जगह क्या वर्ड आ गया है, मॉडल सिलेक्शन। ठीक है, इसको क्रॉस वैलिडेशन पे ना ये एरर दे देगा। तो आपने मॉडल, वैसे इंटेलिजेंस भी बता रहा है कि मॉडल सिलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है कि जब आप प्रिंट का फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो प्रिंट के लिए आपने ब्रैकेट्स यूज करनी है। ठीक है, प्रिंट एक्स में आपने यूज करना है ब्रैकेट। और यहाँ पर हमारे पास रैंडम स्टेट है, दैट इज फाइन। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो ये है मेरे पास, ये आपने उसमें नाइव बेस क्लासिफायर लगा भी लिया, स्प्लिटिंग कर भी ली, प्रिडिक्शंस कर भी ली, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बना लिया इन 4 लाइनों से। ठीक है, और आपके सामने ये नीचे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना हुआ है, जो कि हमारे पास ही बनेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और हम इसका रन करते हैं इसको। और इसने और एग्जीक्यूट करके मुझे नीचे दिखा दिए हैं, क्या दिखा दिए, ये क्या दिखा दिए, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। यानी कि आपने एल्गोरिथम डेटा सेट पे अप्लाई भी कर दिया, उसकी ट्रेनिंग भी कर दी, मॉडल ट्रेन भी हो गया, मॉडल को टेस्ट भी कर लिया, उसको प्रिडिक्शंस के और एक्चुअल लेवल से कंपेयर करके कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी प्लॉट करके अपनी एक्यूरेसी भी दिखा दी। कितनी लाइनों का कोड है, 10 से 15 लाइनों का कोड है। और ये भी आप एक प्रॉम्प्ट लिखें कि यार ये डेटा सेट है, ये फीचर है, ये करना है, वो आपको ये 15 लाइनें जनरेट कर देगा। लेकिन अब दौर इस चीज का नहीं है कि जी 15 लाइनें जनरेट करना, वो तो कोई भी जनरेट कर देगा। अब ये कोड चल कैसे रहा है, इसमें रिजल्ट्स आ क्या रहे हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंटरप्रेट करना। अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके रिजल्ट्स के मुताबिक नहीं आ रहा, तो तब क्या करना है, किस जगह पे कौन सी टेक्निक यूज करनी है। और कोड बाज दफा अगर आपको एआई कोडर्स दे रहे हैं और फिर भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें से एरर्स निकालने, उसकी री इंजीनियरिंग करनी है। ये काम तो करना है कि नहीं करना, ये काम करना है। उसके बाद आप कहते हैं सर इसको जो है ना हमें एक दफा एक्चुअल में दिखाएं कि ये पीछे से रन कैसे कर रहा है। तो उसने से एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा है, जिसमें वो शुरू के ना कुछ नंबर्स को आपके सामने प्लॉट करके दिखाता है। और यहाँ पर सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी फॉर लूप लगता है पाइथन में, तो इंडेंटेशन आती है। याद है सबको ये बात, ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपका पाइथन का जीरो एक्सपीरियंस भी है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अंदर इंटेंशन होनी चाहिए, हाँ मैंने सीखना है। आप वो 2 घंटे वाली वीडियो से स्टार्ट करें, एक बेसिक्स ले लें, उसके बाद आ जाएं डेटा साइंस की लाइब्रेरीज के ऊपर, थोड़ा थोड़े स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू करें। और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स इतनी एक्सपर्टीज बना लेंगे उसकी, और उसके बाद फिर उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए आता कुछ नहीं है, सारा एक क्वार्टर पे रिलाय कर रहे हैं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लैब्स आपको खुद टाइप करके अपनी कोड लिखने की जरूरत है, जिसमें आप एआई को बंद करें, जस्ट टू कीप योर माइंड वर्किंग। सो इसको मैं आपके सामने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
और इसको सिर्फ आपने एक टैब दे देना, ताकि उससे क्या हो जाएगा, फॉर लूप के आगे क्या हो जाएगी, इंडेंटेशन हो जाएगी। तो ये आप इसको रन करें तो आपके सामने उसने वो दिखा भी दिए, वो जो कैरेक्टर्स थे वो किस तरह के थे, उन कैरेक्टर्स को उसने कैसे प्रेडिक्ट किया, तो उसके रिजल्ट्स आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। इसी तरह वो आखिर में कहता है कि अगर आप लोगों ने अब गौर किया हो तो आजकल के जो कैप्चा कोड आ रहे हैं उसमें कुछ कैरेक्टरों का हाइट छोटी होती है, कुछ कैरेक्टरों की हाइट, क्योंकि अगर वो एक ही हाइट के रखेंगे ना और सिर्फ नंबर्स रखेंगे तो वो इजीली, ये तो 5 मिनट में उसको हमने तोड़ दिया। सोचे कि अगर मैं मशीन को ज्यादा ट्रेन कराऊं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के लिए भी, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए भी, इसलिए वो जो आजकल कैप्चा पढ़ाता है उसमें कुछ वर्ड्स छोटे होते हैं, कुछ क्या होते हैं बड़े, कुछ को स्ट्रेच किया होता है, कुछ को कंसर्न, ताकि उसकी पिक्सल की अलाइनमेंट हट जाए और मशीन लर्निंग इतनी तेजी से उसको ब्रेक ना कर सके। फिर भी तोड़ सकते हैं, तोड़ हर चीज का है, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा और 100% एक्यूरेसी शायद ना हो। ये तो थे वो डेटा सेट जो क्या था, सुपरवाइज था, जिसमें क्या हुआ था, लेबल हुआ। इस तरह की दूसरे एग्जांपल मैं आपको करवा सकता हूँ, बट मेरा कोर्स मशीन लर्निंग नहीं, ठीक है। मेरा कोर्स कौन सा है, डेटा साइंस में मशीन लर्निंग इस्तेमाल करती है। तो एज ए मशीन लर्निंग में जब आप मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मशीन लर्निंग की 4-5 एग्जाम्पल कराएंगे, यानी गॉसियन बेस बता देंगे, 2-4 टेक्निक कोर्स सिखा देंगे, ठीक है, और क्लासिफायर सिखा देंगे, 2-4 एग्जाम्पल और आ जाएंगे, लेकिन होगा पीछे कॉन्टेक्स्ट की तो मैंने आपको दिखाया। सेकंड जो टेक्निक है मशीन लर्निंग की, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड के बारे में कहता है कि अक्सर डेटा जो दुनिया में हमें मिलता है ना उसमें लेबल नहीं होते। अब और वो कहते हैं कि लेबल अगर मिल जाए तो क्या की बात है, आइडियल है कि अगर क्या मिल जाए, लेकिन लेबल करने के लिए अच्छी खासी ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड है। बाद में मैं सपोज आपको कहता हूँ, मैं आप लोगों को एक एनिमल क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम देता हूँ, डेटा सेट देता हूँ जिसमें 1 करोड़ जानवरों के तस्वीरें। क्या आप एक एक जानवर को क्लासिफाई करेंगे? 1 करोड़ पिक्चर ह्यूमन चाहिए ना, ये जिराफ है, ये एलिफेंट है, और एलिफेंट के बीच में कोई किस रीजन का एलिफेंट है, कोई किस रीजन का एलिफेंट है, जितना आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं कि एलिफेंट ये है। तो एलिफेंट में और डॉग में आपको डिफरेंस पता है, लेकिन कंप्यूटर की बेस में आपको हर एनिमल को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपरवाइज इज अ गुड थिंग, बट यू कैन नॉट अप्लाई सुपरवाइज लर्निंग एवरीवेयर। सो अनसुपरवाइज लर्निंग ये है कि हमारे पास डेटा सेट का लेबल नहीं, लेबल है ही नहीं, ठीक है। हम चाहते हैं लेबल हो, लेकिन वो लेबल नहीं है। अब आप चाहते हैं कि कंप्यूटर ये काम करे कि वो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को खुद से को परसीव करे, और डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे, आउटलायर्स की बेस पे, उसकी ट्रेंड्स की बेस पे वो डाटा को की कैटेगरीज बना दे। क्या बनाते हैं कैटेगरीज, मतलब जो डाटा सेट देते हैं वो कहते हैं अच्छा ये कैट की तस्वीरें देखता है, देखता है और डॉग को देखता है, और फिर एलिफेंट को देखता है। 3 एनिमल हमारे पास, कैट है, डॉग है, एलिफेंट है। तो उसको वो कहते हैं ये कुछ एक ऐसा जानवर है, ये कैटेगरी, ये वाला जानवर है ये कैटेगरी है, और इस थर्ड वाले की ये कैटेगरी, तो नहीं पता कि तीनों में नाम क्या है। वो कह देगा 1 2 3, आगे आप नाम पूछ लेते हो, 1 को आप कैट कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, और डॉग कहते हैं, 3 को आप एलिफेंट। क्योंकि कंप्यूटर ने इतना कर दिया कि वो डाटा को देखते हुए डाटा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर, कितना वो कर सकता है। नाम फिर किसने देने होंगे, हम उस कैटेगरी के नाम देंगे बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। सो अनसुपरवाइज्ड की रिलेटिवली एक्यूरेसी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू सुपरवाइज्ड लर्निंग। और वो बताता है कि डेटा निकालता है किस तरह। एक एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल रिडक्शन का, जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, वेरिएबल सिलेक्शन का। आजकल जो फीचर इंजीनियरिंग हो रही है ना, आजकल जो फीचर इंजीनियरिंग हो रही है वो ह्यूमन नहीं कर रहा, वो कंप्यूटर करके दे रहा है। मतलब अगर मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ इस प्रॉब्लम का मॉडल बनाना है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर इस मॉडल में कितने फीचर्स होगा। तो जैसे घर की प्राइस प्रेडिक्शन करनी है तो घर का साइज, उसका लोकेशन, वो सिटी सेंटर से कितना दूर है, उसका बिल्ड ईयर क्या है, और इकोनॉमी कैसे चल रही है। फॉर एग्जांपल ये 4-5 पैरामीटर्स आप लेते हैं और उसकी बेस पे घर की प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं।
When it comes to data so big और जिसमें फीचर की भरमार रखी हुई है, तो वहां पर आपने अगर अपना कोई मॉडल बनाना है तो आप कंप्यूटर को कहते हैं यार मुझे इसमें से प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकाल के दो, 3-4 मेन फीचर्स निकाल के दो, इसकी बेस के ऊपर पूरा मॉडल डेवलप करो। तो इस ऑटोमेटिक सिस्टम को मेथड को फीचर्स निकालने को कहते हैं पीसीएफ, दैट स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। उसमें वो क्या करेगा, वो आपको प्रिंसिपल फीचर्स निकाल के देगा, इसके थ्रू क्या होगा, आप अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और ट्रेन। यहाँ तक बात सबको समझ आती है। अभी मैं आप लोगों को ना एक केस स्टडी कराऊंगा और पीसी आपको आना चाहिए, बिकॉज ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। आपको पीसीए पता है, आपको अगर मैं कोई डाटा सेट दूं तो आप पीसीए अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स अ हाई वैल्यू थिंग। आपको पीसीए लगाना आता है। पीसी की भी कई किस्में, पीसीए है, नॉन लीनियर पीसीए है, और भी इसकी जो है वो कर्नल पीसीए है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड जो है आपके पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है। बेसिक पीसी आपको अप्लाई करना आना चाहिए, तो दिस इज समथिंग अ स्किल यू हैव इन योर टूल किट जो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपको एक थोड़ी नॉन टेक्निकल एग्जांपल देता हूं, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेट्स से बिरयानी की डिश है। बिरयानी की डिश बनाने के लिए जस्ट एज्यूम करें आपको 100 स्पाइसेस की जरूरत है। कितने मसालों की जरूरत है? मैं कहता हूँ एक नमक है, एक काली मिर्च है, एक धनिया है, एक्स है, वाई है, मतलब इस तरह के कितने मसाले हैं? 100। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आपने एक मॉडल बनाना है जिसमें आपने लेट्स से वो डिश बनानी है बेस्ड ऑन हाउ मेनी वेरिएबल्स? 100 में 100 वेरिएबल्स कह रहे हैं या 100 इंग्रेडिएंट्स कह रहे हैं। ये बात समझ जाती है। अब पीसी क्या कर रहा है? पीसी ये कर रहा है कि वो जो 100 मसाले हैं ना आपके पास स्पाइसेस हैं, उन सारे 100 मसालों को ना कंबाइन कर रहा है एक मसाले में। सब 100 मसालों को किसमें कंबाइन कर रहा है? लेकिन वो जो एक मसाला बना रहा है या एक बड़ा मैक्रो मसाला बना रहा है, उसमें जो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स की जो कंपोजिशन है वो फर्क है। किसी में नमक ज्यादा लिया हुआ है, किसी में काली मिर्चें कम ली हुई है, किसी में उसका बहुत थोड़ा फ्रैक्शन रखा हुआ है, किसी में उस चीज का बहुत ज्यादा फ्रैक्शन रखा हुआ है। और इस तरह के 100 स्पाइसेस की कॉम्बिनेशन से वो क्या बना रहा है? एक 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 इंग्रेडिएंट बना रहा है। उसको नाम दे देते हैं इंग्रेडिएंट 1। क्या नाम दे देते हैं उसको? आप मेरी बात समझेगी सबको? फिर उन 100 मसालों को यूज करते हुए उनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन लगा के डिफरेंट वेट्स लेके एक बना रहे हैं इंग्रेडिएंट 2। फिर 100 मसालों को कंबाइन करके डिफरेंट रेशियोज में क्या बना रहे हैं? इंग्रेडिएंट नंबर 3। फिर क्या बना रहा है? 100 मसालों को कंबाइन करके इंग्रेडिएंट नंबर 4। फिर 100 को यूज करके क्या बना रहे हैं? इंग्रेडिएंट नंबर 5। हम ये कहते हैं कि अगर आप ये 100 स्पाइसेस ना यूज करें, सिर्फ आप इंग्रेडिएंट 1 2 3 4 5 यूज करें ना, 99% बिरयानी आपकी सेम बनेगी। 1% का फर्क आएगा। बात भी समझ सकती? यस। तो पीसीए ने करना क्या है? पीसीए को जब आप 100 पैरामीटर्स देंगे तो वो उन 100 पैरामीटर्स को आपस में प्लस माइनस करके और आपस में खास वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके 100 नए इंग्रेडिएंट्स बनाएगा। 100 देंगे तो कितने बनाएगा? 100। उन 100 में से जो पहले 4-5 होंगे या पहले 3 होंगे ना, 90% 95% प्रोडक्ट आंसर जो है पहले 3-4 में छुपा होगा, बाकी आप डिस्कार्ड कर सकते। बात समझे? लेकिन वो जो एक पैरामीटर होता है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, कोई तो खास रेशियो से। ये नहीं है कि मतलब वो दिस इज द माइंडसेट पीछे पता लगा। इसके पीछे मैथमेटिकली क्या है? मैथमेटिकली क्या है कि वो उस डाटा सेट के फीचर्स की ऑर्थोगोनल प्रिंसिपल कंपोनेंट का मतलब ऑर्थोगोनल डायमेंशन ढूंढता है कि जिन डायमेंशन से उस डाटा की वेरिएंस एक्सप्लेन हो सके। डाटा की क्या एक्सप्लेन हो सके? फॉर एग्जांपल आप एक डाटा सेट देते हैं कंप्यूटर को, इसमें एक ह्यूमन है, वो लेट से अपना वेट रिड्यूस करना चाहता है और उसके अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स है। उसमें डाइट का फैक्टर था, उसमें स्लीप का फैक्टर था, उसमें एक्सरसाइज का फैक्टर था, उसमें एनवायरनमेंट का फैक्टर था, उसमें ट्रैवलिंग का फैक्टर था, उसमें स्ट्रेस का फैक्टर था, उसमें पढ़ाई का फैक्टर था, उसमें एज थी, उसमें हार्मोन से, उसमें मल्टीपल फैक्टर से। अब आप भी पता आपके कंप्यूटर को वो दे दिया, कंप्यूटर देखता है यार बंदे ने ये सारे रिजीम किए और उसके बाद इसकी वेट रिड्यूस हुआ है, तो ये डाटा में वेरिएंस आ रहा है, उस वेरिएंस किस एक्सप्लेन हो रहा है, वो खुद से निकालने की कोशिश करता है। वो कहता है इसमें मेजॉरिटी फैक्टर जो है ना वो डाइट का है, ठीक है, 80% डाइट का है,
10% स्लीप का है, 5% एक्सरसाइज का है, तब वो उसने अपना पीछे रन किया। तो वो दिखाना चाह रहा है कि ये वेरियंस एक्सप्लेन किन पैरामीटर से हो रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट निकलते हैं ना 100, ये 100 बेसिकली ऑर्थोगोनल होते हैं। पहली बात है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो सबसे ज्यादा वेरियंस एक्सप्लेन करता है, फिर नंबर 2 वाला, फिर नंबर 3 वाला, नंबर 4 वाला, आखिर में जाके नंबर 100 वाला। लेकिन जो पहले 3-4 वेरियंस वाले फैक्टर आप ले रहे हो 90% 80% डेटा से रिप्रेजेंट, ये आपने करना होता है। और आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकाल के एक दो प्लॉट्स बनाने होते हैं, और उन प्लॉट्स के बाद आप डिसाइड कर लेते हैं सर इसमें हम यहाँ पे कट लगाएंगे और ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आपके पास एक रेड वाइन क्वालिटी डेटा सेट है, और इसमें आपके पास तकरीबन 1600 वाइन्स का डेटा सेट है ये। अच्छा, किसी भी वाइन की आखिर में कॉलम क्या बना रहा है? क्वालिटी। तो वाइन की ना क्वालिटी होती है। तो वाइन जो है वो $20 से लेकर या 20 पाउंड से लेकर 2 लाख पाउंड तक भी जो है वो वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन कितनी पुरानी है, कितनी ओल्ड है। उसमें जो पैरामीटर्स है वो हमारे पास कौन से हैं, जिन फैक्टर्स के ऊपर वो वाइन बन रही है वो क्या है? फिक्स्ड एसिडिटी, वोलेटाइल एसिडिटी, सल्फ्यूरिक एसिड, रेसिडुअल शुगर, क्लोराइड्स, फ्री सल्फर डाइऑक्साइड, टोटल सल्फर डाइऑक्साइड, डेंसिटी, pH, सल्फेट्स और अल्कोहल कंटेंट। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 वेरिएबल्स के ऊपर डिसाइड किया गया कि उसकी क्या होगी क्वालिटी निकाली है बेस्ड ऑन हाउ मेनी फीचर्स। अब ये एग्जांपल कहीं भी फिट हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा है। यहाँ सपोज करें हाउस की प्राइस की प्रेडिक्शन है और यहाँ पे वो 11 फैक्टर्स है। अब 11 फैक्टर्स के ऊपर अगर आप कोई मॉडल बनाएंगे ना तो इट विल नॉट वर्क। आप चाहते हैं कि हम इन 11 के बजाय 3 या 4 या 5 फैक्टर्स की बेस के ऊपर क्या बनाए, पूरा मॉडल। लेकिन वो 3-4 फैक्टर्स होंगे, उसमें उन सारे 11 की इंफॉर्मेशन को सुमाया हो। वो बिरयानी वाली एग्जांपल याद है, बात समझ आती सबको? यस, क्लियर। अच्छा, अब हमने क्या किया, साइकिट लर्न का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास अब आपको एक कोड दिखाता हूं, फिर उसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊं। थोड़ा सा हैवी हो गया है, लेकिन मेरे पास हफ्ते में एक दिन है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आप ये कोड प्रैक्टिस करेंगे, इसकी थोड़ी निटी-ग्रिटी में जाएंगे। मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको एक एक लाइन की वर्किंग बता सकता हूँ, उसकी मैथ बता सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है। मतलब मेरा वो लेवल नहीं, क्योंकि आप एक एक लाइन चैट जीपीटी को साथ रखें, उससे भी पूछें, वो आपको कोड का पूरा फ्लो डायग्राम बता देगा, वर्ड लाइन बाय लाइन समझा भी देगा। आप उसकी एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके फर्दर देख सकते हैं। सो ये आई होप कि ये आप काम कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तो उसका मतलब आप बाकी डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। नहीं करेंगे इसका मतलब आप कोर्स सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कोर्स पढ़ रहे हैं। इंपोर्ट पांडास एज, अच्छा ये सारे कोड जो हैं मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पावर बीआई में ना पाइथन को इंटीग्रेट करवाना है। तो आप मशीन लर्निंग के स्क्रिप्ट्स लिखेंगे पाइथन में, और वो पावर बीआई सिर्फ एज अ विजुअलाइजेशन के लिए यूज होगा, पीछे बैकएंड पे चल क्या रही होगी ये वो अल्टीमेट लेवल है। क्योंकि अभी जो मैं जिनको कोर्स करवाता हूँ ना, जो नॉन सीएस वाले, वो नहीं पाइथन उनको आती ना, वो मशीन लर्निंग की एडवांस कैपेबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पाइथन आती है, और इतनी भी आने की अब जरूरत नहीं है, अब तो एआई कोडर्स अवेलेबल है, आप सारे आप उसको बताएंगे इस तरह का डाटा सेट है, ये चीजें, वो सारा एल्गोरिथम्स आपको बना के दे देगा, और वो आप पीछे बैकएंड पे यूज करें और फ्रंट एंड पे क्या होगा, सो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। सो इंपोर्ट pandas spd from sklearn import pre-processing from sklearn decomposition import। बस इंपोर्ट क्या करना है, सारा गेम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है। ठीक है, इंपोर्ट क्या करना है, ECS स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इंपोर्ट pylab as plt from sklearn import प्री प्रोसेसिंग। तो ये आपने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की। यूआरएल क्या होता है, लिंक, वो जहां पे डेटा सेट पड़ा हुआ है उसका लिंक आपने दे दिया। अगर आप ये लिंक खोल के आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये पूरी वाइन डेटा सेट का पड़ा हुआ है। तो ये आपके पास आर्काइव है, कोई यूनिवर्सिटी का एक वेबसाइट है जहां पर ये उन्होंने ये डेटा सेट खुद से बनाया है आप लोगों को काम करने के लिए। हमने डाटा इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर सी। अगर आप लोगों ने मेरा वो 2 आवर्स वाला ट्यूटोरियल लिया हो तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप
फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं, राइट कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ। इसमें सेपरेटर आपके पास कौन सा है? कॉलन है, सेमी कॉलन है। आपके पास डाटा फ्रेम में जो हेडर्स आ रहे हैं वो 11 बेसिकली वो है फीचर है। हाँ, और वाई आपके पास है डाटा डॉट, यानी कि आउटपुट जो है वो क्या होगी? क्वालिटी। क्वालिटी आपकी 0 से लेट से 9 तक वेरी कर रही है, या 1 से 9 तक वेरी कर रही है। एक नंबर का मतलब वेरी हाई क्वालिटी और एक का मतलब है वेरी लो क्वालिटी। रन कैसे किया उसको? x इक्वल्स टू प्री प्रोसेसिंग आपने लोड किया था, प्री प्रोसेसिंग में रन किया डॉट स्टैंडर्ड स्केलर डॉट फिट डॉट ट्रांसफॉर्म। अब ये आपसे यूं नहीं करा कि आपको वैसे देख के और आप टाइप कर लें, ऐसा नहीं है, ये इसके पीछे सीखना पड़ेगा। इसके नीचे हो क्या रहा है ये बता भी रहा है। वो कह रहा है कि सबसे पहले हम डाटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं, पीसीए लगाने से पहले हम डाटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज अप्लाइड टू एवरी डाटा पॉइंट, उसका मीन निकालते हैं और उसकी क्या डिवाइड करते हैं उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये काम क्यों करते हैं, स्टैंडर्डाइज क्यों करते हैं डाटा को? आप सपोज करें मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ और मेरा काउंटर पार्ट है उसकी क्लास पढ़ा रहा है, मैं यहाँ पे क्विज लेता हूँ 10 में से, और एक बच्चे के नंबर आ जाते हैं 8, तो अच्छा गुड नंबर, 8 में से 10 में से कितने नंबर है? 8। वो जो 7 वाली क्लास में टीचर है वो क्विज लेता है 100 नंबर का, और किसी बच्चे के 100 में से आ जाते हैं 40 नंबर। एक तरफ 40 नंबर है और एक तरफ 8 किसके ज्यादा है? 8 वाले के नहीं, 40 नंबर ज्यादा है, 14 इज ग्रेटर देन। लेकिन आप कहते सर वो तो 40 है कितने में से? 100 में से। यहाँ 8 कितने में से है? दोनों को एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो रहा। या तो मैं आपके नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 करूं तो आपके 80 कर दूं, 80 आउट ऑफ 100, या वो जो उसके नंबर आए हैं 40 आए हैं तो उसको डिवाइड किससे कर दूं? 10 से, तब जाके ठीक है। तो ये जो हम कहते हैं ना डाटा में से मीन माइनस करते हैं और सेकंड डिवीजन करते हैं, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए ताकि सारे कॉलम्स एक लेवल पे आते हैं। ये ना हो कि एक मसाला दूसरे मसाले से एक्सेप्शनली दोनों में 1 किलो के हिसाब से मसाला और 1 मिलीग्राम के हिसाब से, तो इट हैज टू बी अ सेम स्केल अक्रॉस द बोर्ड। एग्री? ठीक है। सो उसके बाद हमने क्या किया है? मॉडल इक्वल्स टू सो गए हैं कुछ लोग। पानी है तुम्हारे पास? हाँ, पानी की बोतल लाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी सिप किया करो। मैंने आप लोगों को ये टिप दी है, आप एक दफा करके देखना। पानी की बोतल अपने सामने रखें, थोड़ा थोड़ा पानी ना सिप करके पीते रहें, आप पूरा दिन अलर्ट रहेंगे। और नींद पूरी होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। आप रात को बहुत लेट सोए होंगे, अगर आप रात को बहुत लेट सो रहे हो तो क्लास में तो टीचर की बातें आपको लोरियां लग रही होंगी या म्यूजिक लग रहा होगा, क्योंकि द पॉइंट इज कि अगर आपकी 7 घंटे नींद नहीं है, कितने घंटे? 7 घंटे मिनिमम, मिनिमम की बात करो, तो आप अपना माइंड क्रिएटिव नहीं होगा, आपको ये कंटेंट नहीं समझ आएगा। लेकिन इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, सोशल स्टडी समझ आ जाएगी अगर आप वो पढ़ने आते हैं। दोनों में डिफरेंस है ना कि नहीं डिफरेंस? तो इसलिए नींद जरूरी है। जो पहला काम आप कर सकते हैं ना सक्सेसफुल होने के लिए, मेरी शॉर्टकट्स में जो मेरी टेक्निक कोड बुक में, वो ये कि रात को टाइम पे सो जाए, बस कुछ ना करें, सिर्फ रात को टाइम पे सो जाए। 50% बैटल वहां विन कर लेंगे, क्योंकि आप जब रात को सही सोए होंगे तो क्लास में क्या आएंगे? फ्रेश है, ताकि टीचर की बात आपको समझ आएगी। तो वो एफर्ट आपको बहुत ज्यादा बाद में नहीं करनी पड़ेगी, कम एफर्ट करनी पड़ेगी। सोने के लिए जरूरी है कि आप एक रिजीम बनाएं, क्या 10 या 10:30 या 11 बजे मैंने सो जाना है। दूसरा, 7 से 8 गिलास पानी पी, पानी नहीं पिएंगे बॉडी अलर्ट, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे, ये पूरा टैग है, यानी कि आपने 8 गिलास पानी पूरे दिन में पीना है, वरना आपकी आंखें क्या होंगी? आपको आंखों पे स्ट्रेस पड़ रहा होगा, आपकी फेस जो है वो ड्राई होगा। अगर आप चाहते हैं आपको ग्लोइंग फेस हो, आपकी आंखें प्रॉपर उसका विजन करेक्ट हो, तो एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आपने पीना है। तीसरी चीज क्या थी? शुगर। हाँ, 4 हो, शुगर कम करनी है। ठीक है, पहला स्टेप एटलीस्ट ये करें कि चीनी अपनी जिंदगी से जो है ना वो निकालना शुरू करें। अच्छा, मॉडल इक्वल्स टू पीसीए, रिजल्ट इक्वल्स टू मॉडल फिट। वैसे मैं भी जाती कर रहा हूँ, मुझे चाहिए आपको 5 मिनट की ब्रेक दो, आप रिलैक्स करें, क्योंकि 5 मिनट की ब्रेक का मतलब आधे घंटे की ब्रेक। चले आप 5 मिनट बातें कर, लेकिन सिर्फ 5 मिनट इधर ही बैठ।
हाँ हाँ जाए, 5 मिनट आपके पास, लेकिन आधा घंटा नहीं लगा। पानी अभी आप मेरे काम सीखना चाहते हैं या आपने एक असाइनमेंट कर दी, दैट्स अ डिफरेंट, टेक योर टाइम टू डिसाइड। वरना मैं आपको रिपोर्ट से पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे बात बतानी है पहले, आज जो था आपने शुरू किया, मैं तो पहले हफ्ते आपको ऑनलाइन एक कोर्स करवा देंगे या तो आप आज भी क्यों ट्राई करते हैं? ये हमने एडवाइस ऑफ कंडीशन निकाला है, बेटा बोल दिया आप लोग हमने सवाल जो यूट्यूब पे एग्जांपल में गिवन थे वो नहीं पता नहीं तो मैं यूट्यूब मुझे आपका यूट्यूब पे पहले वाला कोर्स अपलोडेड डेटा साइंस का पूरा सर, उसका जो कैनवस का लिंक है वो हमें मिल सकता है? किसका कैनवस का वो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वो ना अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ हुआ तो मैं आपको उसमें ईमेल में ऐड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज करना अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। जो अभी मैं करवा रहा हूँ उसमें मैं आपको एड्रेस, ये तो उसमें तो मैं उसमें आप ऐड नहीं होंगे कैनवस नहीं, उस पे कैनवस पे ऐड नहीं हूँ, मैं लिंक ज्वाइन कर लेता हूँ लिंक ज्वाइन करते हैं, आप मुझे अपना ईमेल है मैं उसमें आपको ऐड कर देता हूँ। कैनवस बेसिकली एलएमएस है, जिस तरह आपका नॉर्मल एलएमएस है ना यूनिवर्सिटी का, अब वो जो बच्चे हैं उनके लिए तो मैं एलएमएस नया तो बनाया, ये फ्री एक टूल है जिसपे मैं सारे लेक्चर पाइथन के कोड अपलोड करूँ, चूंकि वो डाटा साइंस वाले बच्चे थे, वो नॉन सीएस के थे, उनको फिर मुझे में लिख के देने पड़े, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ आराम से डिग आउट कर देंगे। लैब में आप लोगों को मिली है फाइल, पावर बीआई की फाइल मिली है। वो आप लोग लैब में पावर बीआई नहीं कर रहे, आप लोग बताएं आप लोग क्या चाहते हैं, मैं कैसे, मैं तो ओपन हूँ भैया, आप आ जाए मेरे पास, फिर ये ऑप्शन था कि अगर आप मुझे पहले दिन बताते तो मैं अभी करवा रहा हूँ, कोर्स
बात बिजनेस की लोग मैं फुल में आपको ऐड कर देता हूँ। शाम को क्लास होती है 6 से 7 से 10, शाम 7 से 10 बजे, उसमें आप आ जाते हैं। वो ऑलरेडी 3 लैब 2-3 लैब हो चुकी है। ये उस पर लिंक है मेरे पास, मैं आप तीनों को ना उस वाले कोर्स में ले लूंगा। वो फिर आपका शाम में होता है नेक्स्ट सारी, मैं आपको कैनवस पर ऐड कर दूंगा ना, कैनवस में ऐड करूंगा तो सारा डाटा सेट्स आपको मिल जाएगा। वो ऐसे जैसे आप सिर्फ आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप मुझे सारे दे देना ना एक और ये अवर एंड अबव हो अब मैं तो उनको पहली 8 हफ्ते ना पावर गेम है, अगले 8 हफ्ते में वो लेकिन लर्निंग होगी, ये ग्रेड नहीं होंगी, लर्निंग। चले यार टाइम नहीं है अभी, फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा आपको, मंजूर है? इसका मतलब अगली क्लास लेने में इंटरेस्टेड नहीं। इससे अच्छा आप लोगों ने So we will be looking into PCA, मैं आप लोगों को PCA एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और आप कहेंगे यार ये था PCA, तो मैं तो किसी डेटा सेट का मुझे को टास्क देते या फ्रीलांसिंग एक्टिविटी दे दे, तो लेट्स से $200 का प्रोजेक्ट और मैं उसका PCA अप्लाई करके आपको रिजल्ट्स दे सकता हूं। तो ये फीचर इंजीनियरिंग का बहुत की कंपोनेंट है एंड दैट्स अ हाई वैल्यू थिंग। ये वो नहीं है जिसका डाटा क्लीनिंग का काम करें, इंडिविजुअल करें, बिकॉज़ प्योर मैथ्स इन्वॉल्वड है, प्योर कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्वड है। सो मॉडल इक्वल, अब देखें अच्छे खासे बच्चे अभी अवेलेबल नहीं है, तो ब्रेक देने का मेरा पीछे जो रीजन होता है ना वो ये होता है कि आपको क्लास मिस हो जाती है और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुझे लगता है कि अगर आपने ना सुना हो ना और आपको खुद पढ़ना पड़े तो बहुत टाइम लगेगा। खैर मॉडल इक्वल्स टू पीसीए, रिजल्ट्स इक्वल्स टू मॉडल डॉट फिट, z इज इक्वल टू रिजल्ट्स डॉट ट्रांसफॉर्म। हर कोड कर क्या रहा है आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरे लिए ना एक क्लास में सारा एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, पीसीए के ऊपर मैं अलग से आपको 3-4 लेक्चर दे सकता हूँ, ये पूरा एक अलग से टॉपिक होगा, मैं आपको उसकी मैथ्स एक्सप्लेन करूँ। और जो बच्चे जो वाकई इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं और जो मैंने जॉब शेयर की थी, जो वेरी हाईली पेड जॉब थी, 500 पाउंड्स पर डे, सो और मैं बताऊँ कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आप एक सेमेस्टर में इरादा कर लेने यार मैंने ये दिन रात एक करना है, आप वो कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे आप। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं ना यार मैंने ये करना, आप बीसीए के पीछे लिखेंगे इसके पीछे मैथ्स क्या है, इसके पीछे लीनियर अलजेब्रा लगता है, पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा, वो लीनियर अलजेब्रा कुछ समझे, ये आपने खुद करना है। अगर आप अवर एंड अबव जानना चाहते हैं, मेरे कोर्स में मैं नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन ये कि अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसके पीछे मैथ्स जानने की कोशिश करें, क्योंकि इंडस्ट्री वाले जब आपको प्रॉब्लम देंगे ना, अगर इस लाइनों से कोड से सॉल्व हो जाता तो वो कहते हैं यार ठीक है फिर हम आपको क्यों रखें, तो वो आपको इसलिए रखेंगे कि उनको पीसीए लगा के नहीं आंसर आ रहे ना, आप वो जानना चाह रहे हैं इसके पीछे जो मैथ्स है उसमें क्या एरर आ रहा है, वो ठीक करना है आप। सो पीएल डॉट शो कर दिया आपके सामने ना, ये प्लॉट बन जाएगा, इसे हम कहते हैं स्क्री प्लॉट। कौन सा प्लॉट कहते हैं इसे? ये अक्सर होता है रिक्वायरमेंट कि आप स्क्री प्लॉट बना के रखें। स्क्री प्लॉट ये बता रहा है कि आप अगर पहला कंपोनेंट लेते हैं, ये 0 था, ये पहला कंपोनेंट आपको समथिंग 2.2 दे रहा है वैल्यू, दूसरा कंपोनेंट दे रहा है आपको 1.6, ये कंपोनेंट दे रहा है 1, ये दे रहा है 0.5, ये 0.4, ये 0.3, ये 0.2, ये सारी आइगन वैल्यूज को आप ऐड एक उसका वो बना लें, सारी आइगन वैल्यूज है, हर कंपोनेंट के ऊपर एक आइगन वैल्यू है, इस आइगन वैल्यू का सम करें तो एक कम्युलेटिव सम आ जाएगा, जैसे 30 आ जाएगा। और जो पहली आइगन वैल्यू है, जो फर्स्ट आइगन वैल्यू को सम ऑफ आइगन वैल्यूज पे डिवाइड करें, तो इसका मतलब है पहला कंपोनेंट 27% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, इस कंपोनेंट की आइगन वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, तो वो आपको सेकंड कंपोनेंट का इफेक्ट दिखाएगा। ओके नेक्स्ट स्लाइड आप देखें, तो वो ये बता रहा है कि पहला कंपोनेंट कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है 28%, दूसरा वेरिएंस, दूसरा कंपोनेंट कितना कर रहा है 17, तीसरा कितना कर रहा है 14, ये उसका कम्युलेटिव 28 का 28 में 17 जमा करेंगे तो कितना आएगा 45, 45 में 14 जमा करेंगे तो 59, 59 में 10 ऐड
करेंगे तो 69, अगले में 8 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5, पहले 5 कंपोनेंट कितने परसेंट वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं? 77। तो बजाय इसके 11 कंपोनेंट्स लेने के, बजाय इसके 100 कंपोनेंट्स लेने के, अगर आपके सिर्फ पहले 5 कंपोनेंट ही 80% तक वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर आप मॉडल अपना बना सकते हैं। और ये जो 5 कंपोनेंट निकले हैं ना, ये 5 कंपोनेंट ने उन 100 कंपोनेंट के इंफॉर्मेशन को समाया हुआ है। जिसका मैंने आपको स्पाइसेस वाली एग्जांपल दी थी। वो अक्सर आप मार्केट में जाए ना, एक मसाला मिलता है जिसमें सब मसालों का मिक्सचर होता है, कोई भी चीज बनाया उसमें वो डाल दे तो मेरा रिजल्ट्स क्रीम रिजल्ट्स जो है वो निकल आता है। निकल आए। सो अगर मैं आपको इसका दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट दिखाऊं, जब आप इसके डाटा फ्रेम्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह की गेम होगी कि आपके पास ये वो 11 वेरिएबल्स थे ना जो हमने डाटा सेट में अवेलेबल थे, ऐसे ही था ना? इन 11 वेरिएबल से आपके पीसी क्या करेगा, नए 11 वेरिएबल जनरेट कराएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वो जो एक वेरिएबल है ना, पहला स्पाइस जो है, ये पहला मसाला, ये जो पहला इंग्रेडिएंट है, वो कैसे निकला है? इस एसिडिटी को इस वेट से मल्टीप्लाई किया, इस कंपोनेंट को इस वेट से मल्टीप्लाई किया, दोनों को प्लस किया, फिर इस कंपोनेंट को इस वेट से मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस किया। इसने 11 के 11 जो वेरिएबल्स थे उनकी क्या दे दिए? वेट्स। इन वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो उससे कौन सा निकलेगा? स्पाइस नंबर, जो पहला इंग्रेडिएंट मैक्रो लेवल का जो बनेगा वो बनेगा। इस तरह दूसरा, इस तरह तीसरा, इस तरह चौथा और इस तरह पांचवा। अब सबसे मुश्किल काम, इस जीरो को मैं क्या नाम दूं? इस जीरो को मैं नमक का नाम दूं, काली मिर्चों का नाम दूं, मैं इसको धनिया पाउडर का नाम दूं, क्या नाम दूं? जो कि 100 को मिक्स करके बनाए। कोई मुझे बताए इंटेलिजेंट आंसर दे। नहीं, हाँ, ये एक, लेकिन पांच है, फिर 5 है। हाँ, ये एक तो तरीका ये है। लेकिन दिस इज आई वुड से अ सेकंड बेस्ट। अब फर्स्ट बेस्ट ये होगा कि जो पहला निकला था 100 को कंबाइन करके, आप देखें कि उन 100 में से सबसे ज्यादा वेट किसका है? जिसका वेट सबसे ज्यादा है ना, उसका नाम उसके करीब करीब तक दे दे, उसके करीब करीब तक वो नाम ना देखते, थोड़ा सा चेंज करके दे। मतलब एक मसाला है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हुए हैं लेकिन सॉल्ट सबसे ज्यादा यूज हुआ है, तो आप उस वेरिएबल का सॉल्टिश दे दें या सॉल्टी दे दें, थोड़ा सा वाइट एक्स्ट्रा ऐड कर दें, ताकि पता लगे कि इस पूरे में जो डोमिनेंट है वो ये वाला है। उसका फायदा क्या होगा? कल को जब आप ये मॉडल किसी को एक्सप्लेन करेंगे ना, अगला कहेगा अच्छा रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, अच्छा आपने इसके बैकएंड पे क्या इनपुट्स दिए थे? आप कहेंगे 0 1 2 3 4 5, कहेगा व्हाट इज 0? तो आप कहेंगे मुझे भी नहीं पता 0, बिकॉज वो तो 100 के कॉम्बिनेशन से आया है। तो कहेगा इसको खुद ही नहीं पता ये इनपुट्स पे क्या है, ये क्या मॉडल बना रहा है, इसके पे मैं क्या ट्रस्ट करूं, क्या बिलीव करूं। अब मेरी बात समझ में, मसला समझ आया है? जो बिजनेस ओनर है उसको रिजल्ट तो दिखा देंगे, अगर उसने अगला सवाल पूछा कि इसके पीछे कौन से 5 कंपोनेंट्स हैं, आप कहेंगे शान नेशनल फलाना फलाना फलाना, तो वो कहेंगे यार ये अजीब सा शेफ है, अजीब सा कुक है, इसको पता ही नहीं है इंग्रेडिएंट्स क्या है। लेकिन आप उसे कहेंगे यार इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसमें सॉल्टिश टाइप है, एक वो है जो सिट्रिक एसिड टाइप है, एक इसमें जो ये फ्लेवर ऐड करे, इसमें ये मेजर ये फ्लेवर ऐड करे, इसमें ये फ्लेवर, तो ये 5 वाले मैंने दिए हैं, भले वो कॉम्बिनेशन से है। मेक सेंस और नॉट? अब इसने क्या किया? इसने ये किया कि अगर आप सबसे पहला वाला देखें ना, ये सबसे पहला वाला देखें, इसमें सबसे ज्यादा वेट जो है फिक्स्ड एसिडिटी का 0.48, दूसरा वेट है सिट्रिक एसिड का 0.46, यानी कि एसिड वाले दो वेट सबसे ज्यादा है, बाकी सारे 0.2 0.1 0. फलाना फलाना नहीं, बाकी का भी फैक्टर है लेकिन थोड़ा, कुछ केसेस में फैक्टर नेगेटिव भी है, मतलब कुछ केसेस में आप देखेंगे कि उसमें फैक्टर होगा माइनस साइन के साथ होगा, इस केस में 0 है, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया है? किस एसिडिटी का नाम दे दिया है? ना ये ना कॉलम यूज किया ना ये कॉलम यूज किया, बल्कि दोनों को मिक्स करके क्या नाम दे दिया उसको? पर्सिस्टेंट एसिडिटी का। इसी तरह नंबर 1 जो है, नंबर 1 में हमारे पास नंबर 1 वाला जो ये वाला कंपोनेंट है, इसमें दो कंपोनेंट बहुत हैवी है, एक 0.51 फ्री सल्फर डाइऑक्साइड का, दूसरा टोटल सल्फर डाइऑक्साइड 0.56, ये दो हैवी, बाकी भी है लेकिन ये दो क्या है? हैवी है। इनका नाम हमने दे दिया सल्फाइड्स का। सल्फाइड्स क्या नाम दे दिया? सल्फाइड्स। इस तरह वोलेटाइल एसिडिटी क्लोराइड्स। जो फोर्थ वाला है, इस आखिरी वाले में जो आपके पास, इस आखिरी वाले में आपके पास जो है वो शुगर
रेजिडुअल शुगर है -0.7 के साथ, शुगर है -0. तो आपने इस शुगर वाले का नाम दे दिया लैक ऑफ शुगर. क्या नाम दे दिया? लैक ऑफ शुगर. शुगर का उल्टा. और उसको तो ये नाम जो है ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को कैप्चर नहीं कर रहे, लेकिन ये नाम इनसे बहुत बेहतर है 0 1 2 3 4. मतलब अगर आप किसी बेस से मैंने मॉडल बनाया और बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं और वो पूछेंगे किस बेस से बनाया, आप कहेंगे 0 1 2 3 4 की बेस से, और वो है क्या वो आपको नहीं पता. उसके मुकाबले में आपके केस जो मैंने मॉडल बनाया एक परसिस्टेंट एसिडिटी की बेस पर है, एक सल्फाइड्स की बेस पर है, एक वोलेटाइल एसिडिटी को कैप्चर कर रहा है, एक क्लोराइड से कैप्चर कर रहा है और एक लैक्टोफर को. तो किस बेस पे मैंने मॉडल बनाया, तो वो कहेगा हां यार इसको 5 जर्मन पैरामीटर इसने लिए. फिजिकल वैल्यू नेगेटिव में किस तरह जा सकती है? फॉर एग्जांपल अगर कोई मिक्सचर बना रहे हैं जिसमें सोल्ट है, हम अगर लिखते हैं -0.1 तो फिजिकल वैल्यू माइनस में कितना जा सकती है? जीरो हो सकती है. इन लैक ऑफ सोल्ट है. देखिए ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी वो तो एक रियल लाइफ एग्जांपल थी ना. इसी के केस में हमारे पास चूंकि बंच ऑफ नंबर्स हैं, तो बंच ऑफ नंबर्स का कुछ वेट निकलेगा. वो वेट प्लस में भी निकल सकता है, वो वेट माइनस में भी निकल सकता है. मिसाल तौर पे आपने घरों की प्राइस प्रेडिक्शन करनी है, और घरों की प्राइस प्रेडिक्शन करने में एक फैक्टर था बदअमनी का, बेसुकूनी का, टेररिज्म का. वो बहुत ज्यादा हो जाता है. सो हम देखते हैं कि अगर बदसुकूनी या बदअमनी का नेगेटिव होना, तो तब हाउस प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं. ठीक है. तो लैक ऑफ टेररिज्म या लैक ऑफ वो जो राइट्स और व्हाटएवर यू कॉल इट, उसका होगा तो फैक्टर होगा, तो उसको हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना. इज इट क्लियर? यस सर. और चलिए हम सीजीपीए की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स के साथ. ठीक है. तो पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है. नेगेटिव भी हो सकता है अगर बाद दफा ज्यादा टाइम लगाया जाए और फिर भी रिजल्ट्स ना आ रहे. अच्छा, ये लेटेंट वेरिएबल बन गए. और उसके बाद हमने क्या किया, अब आगे जरा देखें इंपॉर्टेंट तरीके से. हमने क्रॉस वैलिडेशन की जगह मॉडल सिलेक्शन कर देंगे. इधर भी हम नाइव गॉसियन एनपी लगा रहे हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स फिट किया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट किया, और उसके बाद हमने इसका लूप लगाया है और हमने इसकी प्लॉट किया. तो वो कह रहा है कि अगर आप अपने पूरे डेटा सेट को मॉडल करें सिर्फ एक पैरामीटर के साथ, तो आप 1600 बाइंड का डेटा सेट है, 800 की सही प्रेडिक्शन दे देंगे बेस्ड ऑन ओनली वन पर. 2 यूज करते हैं तो 870 तक चले जाएंगे, 3 यूज करते हैं आप 900 चले जाएंगे, 4 यूज करते हैं 910 920, 5 करेंगे तो आप तकरीबन 940 तक चले जाएंगे. तो उसके बाद आप कंपोनेंट्स यूज करते हैं तो उसका फर्क जो पड़ रहा है वो बहुत नेग्लिजिबल फर्क. इसका मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट तो वैसे तो अगर आपने 11 इनपुट्स दिए हैं तो 11 ही बनेंगे, लेकिन उन 11 में से सिर्फ आप 4-5 भी ले लेंगे तो आपका 80% डेटा एक्यूरेट कैप्चर हो जाएगा और एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी. तो अगर आपको मैं एक ऐसा प्रॉब्लम दे दूं जिसमें फीचर्स ही 1000, तो अब उन 1000 फीचर्स के ऊपर मॉडल बनाना बेहतर है या उन 1000 फीचर्स को मिला के 3-4 प्रिंसिपल फीचर्स के ऊपर मॉडल करना बेहतर है? 3-4 जो 3-4 और प्रिंसिपल आप बनाएंगे या कंप्यूटर बनाएगा? कंप्यूटर बनाएगा. ये है कौन सी लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग है आप सुपरवाइज. इसमें हमने कोई इसी के प्रिंसिपल कंपोनेंट ये इसको हमने ये नहीं कहा था ये क्या है, हमने उसको दे दिया था डेटा, उसने उसको खुद ही मैनिपुलेट करके 4 वेक्टर निकाल दिए, नाम दे दिए 0 1 2 3 4. उसके नाम से हमने दिए जो हमने बेहतर समझा कि इसके नाम इसके करीब करीब आ रहे हैं. अब मैं आपको ये थोड़ा सा इसकी वर्किंग दिखाता हूँ. अब जो ऐसे यूआरएल के ऊपर अगर आप एक ये इसकी थोड़ी सी ये मॉडिफिकेशन कर दें कि जो सीएसवी फाइल है उसको आप ना एक एरोस के अंदर हाँ दे दें, और यहाँ पर आपके पास कर दें तो ठीक है, नहीं भी करते तब भी ठीक है. और जस्ट मैं आपके लिए एक रो में लिखना चाह रहा हूँ उसको, और कोई वजह नहीं है. अच्छा, उसके बाद आपके पास वाई आ गया, एक्स आ गया. इसको मैं रन करता हूँ. तो ये रन हो गया है और इसके पास नीचे आएंगे तो वो आपको दिखा रहा है कुछ नहीं, क्योंकि अभी मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया. अब नेक्स्ट लेट पे आता हूँ.
एक्स और वाई कॉल कर लिया मैंने, और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप नीचे जा रहे हैं और आपने अब इसका पीसीए लिया है और पीसीए पे इसका वेरिएंस का प्लॉट का तो स्क्री प्लॉट आना चाहिए आपके पास। तो हम इसको गूगल को लैब पे जाते हैं और हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ करते हैं, तो ये आपके पास स्क्री प्लॉट बना हुआ आ गया। सही है। स्क्री प्लॉट में हर कंपोनेंट के ऊपर जो वैल्यू है उन सारी वैल्यूज का एक रो बनाए, इसको आइगन वैल्यूज कहेंगे। उन आइगन वैल्यूज को डिनोमिनेटर में रखें और उस कंपोनेंट के ऊपर जो वैल्यूज को न्यूमरेटर में रखें, तो उससे उसकी परसेंटेज वेरिएंस आ जाएगी। और वो परसेंटेज वेरिएंस बेसिकली आपके लिए जो नया टेबल ये बना हुआ है ना, ये जो नीचे टेबल बना हुआ है, ये टेबल आपको उससे बन जाएगा। उसके बाद अगर आपने देखना चाह रहे हैं कि ये आइगन वैल्यूज बनती कैसे हैं और ये पूरा टेबल कैसे बनता है, तो पांडास का डाटा फ्रेम का फीचर हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर आप सिंपली इसको पैसे के ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं और कोई मुश्किल नहीं है, सारे कोड्स अवेलेबल हैं। आपने सिंपली उनको एक दफ़ा रन करें, उसका वर्किंग देखें और उसके बाद जो है ना यू कैन हैव अ, बस सिंपली ये एक लाइन थी, इसको आपने कंट्रोल इंटर करना है। तो ये आपके सामने उसने जो ऊपर वाले 11 पैरामीटर्स हैं वो कौन से हैं, वो डाटा सेट के वैल्यूज हैं, और जो नीचे वाले 0 से लेकर 10 तक कौन से हैं जो पीसीए ने नए बनाए। क्या हम 0 से 10 तक 11 के 11 ले लेंगे? नो सर, नहीं, कितने लेंगे शुरू पहले के? 3-4 पहले 3-4, जो जिससे हमारे डाटा आ जाए कि हमारा 80-90% काम हो जाए। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट ने अब आपके पीछे मैजिक प्रिंसिपल कंपोनेंट ने जो वो करना है, ये जो सारे डाटा सेट की वैल्यूज हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक सर्टेन वेट से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली ये वेट्स निकले कैसे हैं, इसके पीछे मैथमेटिक्स है, मीन निकाला गया, वेरिएंस निकाला गया, लीनियर अलजेब्रा लगाया गया। ये थोड़ा सा ना पीसीए का मैथ्स आप एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। जो फिर जो है यूल करते हैं, लेट्स टेक हमारे पास 1000 कंपोनेंट्स के ऊपर चीज, मतलब 1000 फीचर्स हैं, ठीक है। हमने उसके ऊपर प्रिंसिपल कंपोनेंट लगा, हाँ। बट इफ अगर हर फीचर छोटा थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम लेट्स से पहले 600 फीचर्स मिले हैं तब जाके 80% डाटा चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन प्रिंसिपल कंपोनेंट करता यही है ना, वो जो सारे फीचर होते हैं उसके ऊपर एक लाइट फेंकता है, प्रोजेक्शन देता है एक वर्चुअल डायमेंशन में। तो उन सारे कंपोनेंट्स के वर्चुअल स्पेस में डायमेंशन लेता है एक वेक्टर की फॉर्म में। तो एक प्रिंसिपल कंपोनेंट वेक्टर ऐसा आता है कि जिस वो वेक्टर एक नया ऐसा क्रिएट करता है वेक्टर जो कि उनकी वेरिएंस को एक्सप्लेन कर देता है। तो ये पहला कंपोनेंट ही मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट होगा जो 50-60% डाटा कैप्चर किए हुए होगा। ये काम है इसका, कमाल इसका ये है, वो सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स की एक ऐसी वर्चुअल स्पेस में प्रोजेक्शन निकालेगा कि जो वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा हो, ठीक है। यही तो गेम है पीछे बैकएंड के ऊपर। लेकिन वो हो सकता है खाने वाली एग्जांपल में फिट ना बैठे, बट इन नंबर्स जहां पे नंबर्स की गेम हो वहां वो फिट बैठे। टेबल आपको मैंने बना के दिखा दिया। असल चीज, अगली चीज ये कितने कंपोनेंट्स ले लें कि हमारा काम हो जाए, और आपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना के देखनी है। तो हम इसको कॉपी करें और ये कोड हम यहाँ पेस्ट करते हैं। प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए आप सिंपली ना एक एरोज यहाँ लगा दें बस, वरना वो कह देगा कि यहाँ पे एरो जो है वो मिसिंग है। क्रॉस वैलिडेशन करूंगा कि मॉडल सिलेक्शन करूंगा? मॉडल सिलेक्शन, शाबाश, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज करनी है, ये आप खुद ही थोड़ी बहुत कर लेंगे। मैं इसलिए इसकी भी फाइलें मैंने बना के रखी हुई है, लेकिन इट्स ओके, थोड़ा सा बंदा प्रैक्टिस करे, कोड को ठीक करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि 897 आपके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन गए और बड़ी अच्छी इसने प्रेडिक्शन कर दी। और अगर आप ये देखिए 897 आउट ऑफ 1600 आपने बेस्ड ऑन फर्स्ट 4-5 पैरामीटर्स। और अगर आपने देखना है कि पर पैरामीटर कैसे आपका काम इंक्रीज हो रहा है, तो आप सिंपली इसको कॉपी करें और फॉर लूप को ना आपने बस एक इंडेंटेशन देनी होगी, तो आप उसको यहाँ पेस्ट करें और ये आपके पास फॉर लूप है। और एक काम करना है, जो प्रिंट है ना उसमें एक ब्रैकेट्स डाल दें, और आप जब प्लॉट करेंगे इसको तो वो आपको बता रहा है कि हर कंपोनेंट के बढ़ने के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। शुरू में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और फिर जैसे ही आप आगे जा रहे हैं तो फायदा होना
तो शुरू के कुछ कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिर सीए का फायदा यही है कि वो आपको शुरू के 4-5 कंपोनेंट्स में आपको इंफॉर्मेशन सारी समझ देता है। उसके बाद हमारे पास जो है एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है, एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। एक आयरस फ्लावर है हमारे पास, आयरस का फूल है। उस आयरस के जो फ्लावर की 3 स्पीशीज है, एक हमारे पास सेटोसा है, वर्जेनिका है, और एक और समथिंग वर्टिकलर है। 4 हमारे पास आयरस फ्लावर क्या है, स्पीशीज है। हमारे पास एक डेटा सेट है जो आयरस का एक लेट्स से 300 400 या 500 क्लास का डेटा सेट है। हम कंप्यूटर को कहते हैं कि डेटा सेट है, इसको आप स्टडी करो तो वो उस डेटा सेट में से 4 फीचर्स निकालता है, सिंपल लेंथ, सिंपल विड्थ, फीचर लेंथ, फीचर विड्थ, 4 फीचर, सिंपल लेंथ, सिंपल विड्थ, फीचर लेंथ, फीचर विड्थ। इन 4 फीचर्स के ऊपर वो डेटा सेट में क्या करता है कि पूरे के पूरे जो क्लास डेटा सेट है उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया। नहीं पता कहते ये 0 है, ये 1 है, और ये हम कहते हैं 0 वाला सेटोसा है, 1 वाला वर्जेनिका है, चौथा वाला कलर है। इस स्पीशीज का नाम ये 3 स्पीशीज। तो हम जब उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं 90% या 85% ने जो है वो ठीक क्या किया है, क्लासिफाई बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन सिंपल लेंथ, सिंपल विड्थ, फीचर लेंथ। तो वो ये एग्जांपल होगी किसकी, किसकी होगी, सुपरवाइज की होगी या अनसुपरवाइज की होगी, सुपरवाइज। क्योंकि इसमें आपने किसी भी फ्लावर को लेबल आप सपोज कर रहे हैं कैसा फ्लावर है, उसकी भाषा स्पीशीज अवेलेबल है। अब जैसे कि एक आप प्लांट स्पेशलिस्ट बॉटनिस्ट बुलाएं और वो एक प्लांट को लेबल करे और फिर आप उसको फीड करें, और इस कंप्यूटर डाटा दे दें, वो खुद ही उसमें से जो है ना वो फिगर आउट करे और जो है वो आंसर निकाले। अब मैं आप लोगों को एक इसका ग्लिम्स दिखाता हूँ। देखें सारे पहले कॉन्सेप्ट को समझें। इसने के मींस क्लस्टरिंग लगाई है। क्या लगाया फॉर्मूला, के मींस, ये लिखा हुआ है के मींस क्लस्टरिंग। और आपने शुरू में लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए हैं, डेटा फ्रेम्स दिए हैं, मॉडल लगाया है, सीड लगा दिया, रैंडम सीड ले लिया, मॉडल फिट किया और क्लासिफिकेशन की। और यहाँ पर आपके पास 3 क्लस्टर एग्जिस्ट करते हैं, 0, 1 और 2। और आपका कंप्यूटर ने उसको जो 0 का क्लस्टर था आपने उसको 0 किया, कितनी दफा किया, 50 दफा। हकीकत में वो 1 था, आपने उसको 1 लेबल किया कितने दफा, 48। लेकिन आपने गलती से 2 भी कर दिया, कितनी दफा, 40 दफा। 2 था, आपने उसको 1 लेबल किया कितनी दफा, 2 दफा। 2 था, 2 लेबल किया 36। आपके जो सही आंसर आए वो आए हैं 50 प्लस 48 प्लस 36, कितना बन गया वो 134 डिवाइडेड बाय 150, विच इज अ वेरी गुड एक्यूरेसी। ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना ये भी डेटा सेट ऑलरेडी आपकी लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट इन अवेलेबल है आयरस का। इसको हम कॉपी करते हैं, इसका एक एक वर्ड लाइन ऑफ कोड उसने एक्सप्लेन किया, अनसुपरवाइज की एग्जांपल है, तो पेस्ट किया और इसमें आपने सिंपली जो है वो जहां पे प्रिंट है ना वहां पे बस एक ब्रैकेट्स डाल दें, यहाँ पे प्रिंट है, यहाँ एक ब्रैकेट डाल दें, ठीक है। बस पेस्ट करें और अनसुपरवाइज लर्निंग कॉल होगी। उसने डेटा सेट को 4 फीचर्स लिए, सिंपल लेंथ, सिंपल विड्थ, फीचर लेंथ, फीचर विड्थ, और उसकी बेस पे क्लस्टरिंग और टारगेटिंग कर दी। और उसकी बेस के ऊपर आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट कर दिया। 0 था, 0 किया 50 दफा, 1 था, 1 किया 1 था, 1 किया 48 दफा, 2 था, 2 लेबल किया 36 दफा। तो ये आपने उसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स से उसकी पूरी प्लॉटिंग निकाल दी। डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके फीचर्स को कंप्यूटर ने खुद, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने खुद रन किया। कैसे रन किया इसको समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ के लिए जरूरी है। उसके मींस क्लस्टरिंग जब आपने कॉल की तो जो जो सिंपल लेंथ, फीचर लेंथ की पॉइंट सिमिलर थे ना उसको उसने एक ग्रुप बना दिया। दूसरे सिंपल लेंथ, सिंपल विड्थ, फीचर लेंथ का ग्रुप डिफरेंट बन रहा था, उसको एक डिफरेंट क्लस्टर में डाल दिया। और तीसरे वाले को एक, तो अल्लाह ताला ने कुदरत में जो ये 3 डिफरेंट इसकी स्पीशीज बनाई है फ्लावर की, तो उन तीनों स्पीशीज के अंदर कुछ क्या है, जिसकी वजह से वो स्पीशीज डिफरेंट है, वरना तो फिर सेम होते हैं।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो दिस इज हाउ दिस थिंग इज डन। उसके बाद हमारे पास आप कोई आगे और कोई कोड नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये बताता है कि यार दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ जो कौन सी हैं सेमी सुपरवाइज है, जिसमें हमारे पास जो है वो डेटा या तो पूरा लेबल नहीं है या पूरा अनलेबल भी नहीं है, कुछ पॉइंट्स लेबल्ड है हमारे पास और मेजोरिटी उसमें अनलेबल। तो अगर सपोज करें ये वो वाले कस्टमर्स हैं जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं बायर्स वाले, ये वो वाले कस्टमर्स हैं जो प्रोडक्ट नहीं खरीदते डू नॉट बाय वाले, तो आपके पास रेड पॉइंट आ जाता है। इस रेड पॉइंट को आप डू नॉट बाय में डालेंगे या बाय में डालेंगे? तो अगर आपके पास पार्शियल लेबल्स भी बने हो तो पार्शियल लेबल्स की बेस के ऊपर भी आप क्लस्टरिंग कर सकते हैं और फिर आप जो है उसकी बेस के ऊपर जो है वो नए डेटा पॉइंट्स को लेबल कर सकते हैं। और कुछ केसेस में ये भी टेक्निक आजकल यूज हो रही है सेमी सुपरवाइजर, जिसमें जहाँ पे वो फंस जाता है ना, उसमें जो बीच का पॉइंट होता है, इस पॉइंट के बारे में वो कंफ्यूज है बिकॉज इसको तो वो बाय कह रहा है, इसको वो डू नॉट बाय कह रहा है, इसके बारे में कंफ्यूज है, तो वो आपसे पूछ लेगा कि इसको मैं क्या लेबल करूँ। आप उसको बता दें कि ये तो मेरा बाय है, तो उस हिसाब से वो अपने डिसीजन बाउंड्री को फिर एडजस्ट कर लेता है। तो इस तरह की लर्निंग जो है ना, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं वो हेल्दी है। और एक चीज जो डीप सीक ने की है एज कम्पेयर टू जीपीटी, ये उसने जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज किया, जिसकी वजह से ट्रेनिंग जो है वो फास्टर हुई है। प्लस एक और जो चीज है वो हिडन है, जो हमें लगता है कि जो डीप सीक ने किया होगा, वो चैट जीपीटी में जो आप कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो उसकी मेमोरी बनती है। तो एक काम जो डीपसीक कर रहा है, उस मेमोरी की ना स्क्रीनशॉट्स ले लेता है और उसके ऊपर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क लगा लेता है, तो उसको बहुत ही कम मेमोरी की जरूरत होती है, वो सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन रिटेन करता है एज कम्पेयर टू जो जीपीटी कर रहा है। इस पर हम बात करेंगे जब हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे। सो ये बायस और नॉन बायस के केस में उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी एंड दिस टास्क इज डन। सो सेमी सुपरवाइज्ड इज आल्सो अ न्यू फीचर टू हैव इट। सो अभी हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस कर लेंगे कोड्स की। यस सर। मुश्किल तो नहीं है? नो सर। एक गूगल को लैब पे तो चेक कर सकते हैं ना। और जहां पे नहीं समझ आ रही जीपीटी खोलें, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कराएं। क्या मैं 10 साल का बच्चा हूं, मुझे एक्सप्लेन करे, वो 10 साल के बच्चे कितना एक्सप्लेन करेगा लाइन। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, आप लोगों को नहीं सफोकेशन हो रही? तो आप एसी क्यों नहीं ऑन करवा रहे? सी ऑन करवाओ यार। कुछ मुश्किल है मशीन लर्निंग या आसान है? टोटल पूरी मशीन लर्निंग के कोर्स में यही बातें हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और सेमी सुपरवाइज, बस। और हर लर्निंग की थोड़ी सी आगे टाइप्स आ जाते हैं। सुपरवाइज फर्क क्या है? हर मशीन लर्निंग में अपनी टेक्निक से। सर मैं डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एल्गोरिथम पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहे जिसमें आप अगर ये भी आता हो तो फिर आपकी और वैल्यू होगी। जो $1 लाख दे रहे हैं सर, आप $2 लाख चार्ज करो यार, मैं जो हूँ ये स्किल भी आती है। तो क्योंकि डेटा साइंस में ना सारी फील्ड्स कंबाइन हो जाती है, उसमें प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है, मैथ्स भी आ जाती है, प्लस एल्गोरिथम भी आ जाती है, मशीन लर्निंग भी आ जाती है, इवन डीप लर्निंग आ जाती है। कुछ डेटा सेट में आपको ऐसे दे दूँ जिसमें मशीन लर्निंग नहीं काम आएगी, उसमें डीप लर्निंग काम आएगी, तो फिर आपको डीप लर्निंग में आना चाहिए। लेकिन अगर आप एनालिस्ट हैं फिर आपके एनालिस्ट का एक थोड़ा अरे तो उसके लिए फिर नॉर्मल मशीन लर्निंग बहुत है। और भी वो भी बहुत है, ठीक है। तो लेकिन अब ये सारी गेम हो गया ना कि आपका
क्या है इस वर्टिकल का जो है ना वो सिस्टम तब मुझे लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। चले यार गेम पिन डालें सर, जितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मार्कर है किसी के पास? नहीं नहीं बोर्ड मार्कर है किसी के पास? 82322249। बाकी जो ज्वाइन नहीं कर सके तो आप लोगों ने यहाँ पे मेरे साथ लेके चलना है उसको, ठीक है? प्रीवियसली ना देयर वाज लिमिट ऑफ 50, अब उन्होंने लिमिट कम करके मेरे ख्याल 10 से 15 कर दी है। सो अब जो है इसका लाइसेंस लेना पड़ना है। म्यूजिक भी लगाते हैं सर। Yes, true. Yes, and true. एक बच्चा वो भी है फॉल्स वाला। तो सर हमें लगा कि फॉल्स, वो ट्रू फॉल्स है। Okay, I think first batch from there. Yes. That he called from. सारे फोकस। कौन सा प्रॉब्लम है Classification. बर्ड्स की विसल से बर्ड्स को? इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। शाबाश। ये अक्सर ही बच्चों को ना इवन ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पता नहीं चलता है क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम कौन सा है, रिग्रेशन। Regression. Regression. Regression, proteins data. ये प्रॉब्लम, इसका आंसर क्या है? ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स। अब देखो, मैं एक प्लेयर है और वो दौड़ रहा है, उसकी स्पीड हमने प्रेडिक्ट करनी है। स्पीड प्रेडिक्ट करनी है बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, क्लाउड की मूवमेंट क्या है, आज का वेदर क्या है, और लेट्स से XYZ पैरामीटर। अगर मैं उसकी स्पीड प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम? Regression. रिग्रेशन कौन प्रॉब्लम होगा? Regression. लेकिन अगर मैं उसकी स्पीड जो आ रही है उसकी मैं 3 लेवल्स बना दूं, क्या अगर उसकी स्पीड 0 से ये हुई तो ये स्लो होगा, यहाँ से यहाँ स्पीड हुई तो ये मीडियम होगा, यहाँ मतलब तब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? मल्टी क्लास कैटेगरी होगा। बात जल्दी सबको, आपको आई होप कि कांसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत से बच्चों को ना ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं है। Prediction word. अगर आपने प्रेडिक्शन नहीं करनी बल्कि इंटरप्रिटेशन करनी है, यानी कि जहाज क्रैश हो गया, आपने ये जानना है कि जहाज क्रैश क्यों हुआ, उसमें कुछ आपने प्रेडिक्ट करना है, कुछ रिग्रेशन करनी है, उसमें ये जानने की जरूरत है कौन सा पार्ट फेल हुआ, कहाँ पे फ्लॉ आया, वो उस प्रॉब्लम को हम कौन से प्रॉब्लम्स कहेंगे? Root cause. आज दफा डाटा साइंटिस्ट को हायर किया जाता है फॉर दी रूट कॉज एनालिसिस। इसके ऊपर जो है ना एक बहुत फेमस केस स्टडी है पेप्सी की और कोका कोला की, वो किसी और दिन बताऊंगा, 5-10 मिनट लग जाएंगे उसको बताने में।
वो रूट कॉज एनालिसिस का बहुत अच्छी एग्जांपल है। ट्रू। मशीन लर्निंग किस स्टेप में यूज करते हैं? डाटा मॉडलिंग में। लेकिन क्या हम मशीन लर्निंग को डाटा प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर अगर आपके डाटा में इतने एरर्स हो, आप एक स्क्रिप्ट लिख दें और वो स्क्रिप्ट वो एरर रिजॉल्व करो ऑटो के ऊपर, वो ज्यादा बेहतर है या मैनुअल करना? यू कैन एक्चुअली यूज मशीन लर्निंग इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेप। यस। ठीक है। आयशा कौन है? आयशा कौन? आप क्या आंसर है इसका? All of these. इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। आपने जब भी मॉडल बिल्ड करना होता है, मॉडलिंग फेज में पहले क्या करनी होती है? फीचर इंजीनियरिंग जो करेंगे वो पीसीए से करेंगे या खुद करेंगे? पीसीए से करेंगे। दोनों से कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है। सो पीसीए किस लिए यूज होता है? फॉर फीचर इंजीनियरिंग। और फीचर। मैंने आपको बताया था बहुत से लोग आपको मिलेंगे फील्ड में, जिनसे आप पूछेंगे आप क्या करते हैं, वो कहते हैं यार मैं ना डाटा साइंटिस्ट हूँ फॉर एग्जांपल। आप पूछेंगे डाटा साइंटिस्ट में आप क्या कर रहे हैं, कहते हैं मैं फीचर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों से फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उसका काम ही क्या है? सिर्फ उसके लिए डिफरेंट टेक्निक चूज करता हूँ। जरूरी इसलिए और भी टेक्निक्स है। कुछ लोग हैं वो डाटा क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑटोमेशन वाली साइड पे, आखिरी वाले स्टेप पे प्रेजेंटेशन। तो हर बंदा अपने अपने रोल में है। यस। फिर अगला स्टेप है मॉडल को ट्रेन करना, वैलिडेट करना, सिलेक्ट करना। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आज जो हमने किया है वो यही किया है। आखिरी काम क्या था? उस ट्रेन डाटा को अनसीन के ऊपर अप्लाई करके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट करना। ट्रू। अब्दुल्ला कौन है? जो आगे बैठने वाले फायदे में हैं। A model is a construct of information called features or predictors and a target and a response. इसको मॉडल कहते हैं। मॉडल वो होता है जो, मॉडल सिंपली क्या है यार, y is equal to f of x। जैसे y equals to आप कहते हैं f of x में हमारा 3x स्क्वायर, तो x को y का रिलेशन 3x स्क्वायर से डिफाइन हो रहा है। इनपुट को आउटपुट के साथ रिलेट करते हैं, बस ये मॉडल है। टीमू कौन है? टीमू वैसे बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल ना, डिलीवरी फीस में पहले नहीं। दो चीजें बड़ी हार्मलेस सी हैं, लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं इट बिकम्स डेडली। इस चीज को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को, इट्स एन एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन वेरिएबल्स। सी इसका आंसर है। Text mining output of a model becomes a part of the another model. It's called text mining में ये बहुत commonly use करता है। GPT जो डाटा होता है हमारी कोशिश होती है बस उसी पे काम करें। ये ना सोचें कि जो काम करना है उसके लिए क्या डाटा चाहिए। जो प्राइस है ना आपके पास, जो अवेलेबल होगा आप वही शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले काम की नौयत देखें और फिर जाने क्या ये डाटा इनफ है या मुझे वो डाटा लेने की जरूरत पड़े।
For more या most state of the art data science techniques, state of the art क्या लिखा है मैंने? Python can be used to train your model by executing just few lines of code. Was it true or false? It is false. It is. अभी आप कहेंगे सर आपने तो क्लास में तो बड़े मजे से 4-5 लाइनें एग्जीक्यूट किए हैं, पूरे पूरे मॉडल चल गए, लेकिन ये स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है. ये स्टेट ऑफ द आर्ट इसका मतलब है अगर ये इतना आसान होता तो आप और मैं, हर बंदा डाटा साइंटिस्ट होता मार्केट में, और तो इस काम की वो लामा है वो 300 लाइंस का कोड है सिर्फ जो फेसबुक ने मॉडल बनाया लामा. लेकिन वो अच्छा उसमें दो तीन डिफरेंट चीजें हैं ना. अभी हम जो कोड लिख रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं. उन फंक्शन के अंदर जाओ ना, पूरे पूरे 20 50 100 लाइनों के कोड है. सपोज करो एक चीज आपने ये ब्लॉक बना लिया, ये ब्लॉक बना लिया, ये ब्लॉक बना लिया, हर ब्लॉक में मिलियंस कोड हैं. एंड पे उन सारे ब्लॉक को 300 लाइनों से जोड़ लिया. एंड पे आप दावा ये कर रहे हैं कि 300 लाइनें, 300 लाइनें थोड़ी हैं, हर एक के मिलियन लाइन्स ऑफ कोड है. The point I'm trying to make here, which I want all of you to remember, ठीक है, few lines of code से majority काम आपके हो जाएंगे. Because जिस तरह का डाटा आपको मिलेगा, कंपनी का डाटा होगा, सेल्स का डाटा होगा, एचआर का डाटा होगा, फाइनेंस का, काम कर देंगे. लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट चीज लगानी है तो इट इज बियॉन्ड few lines of code. That's where your expertise kicks in. बस ये याद रखिए बात. क्या आंसर था इसका? वैलिडेशन की कई स्ट्रेटेजीज हैं. इस तरह एवेल्युएशन की भी कई टाइप्स हैं जो मैं आप लोगों को आगे आने वाली चीजें बताऊंगा कि, और आप लोगों ने हो सकता है एआई में भी कुछ पढ़ा हो. वैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं. क्या आंसर था इसका? एरर. Is there a penalty for extra variable or is there no penalty for extra variable? आप अपने मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन में जितने मर्जी वेरिएबल्स लगा दें, इज इट ओके, और फ्यू वेरिएबल्स एज पॉसिबल. इसका आंसर क्या था? फॉल्स. देयर इज अ पेनल्टी. रेगुलराइजेशन क्या करता है? L1 रेगुलराइजेशन करती है कि वो पेनल्टी लगाते हैं कि हर वेरिएबल अगर आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं अपने मॉडल के लिए तो वो आपकी कॉस्ट ऐड करेगा. ठीक है, इसलिए आपके पास फ्यू प्रेडिक्टर्स एज पॉसिबल होने चाहिए. तभी तो हम पीसीए करके फ्यू फैक्टर्स निकाल रहे हैं. वरना मॉडल अगर आप 11 पे बनाना शुरू करें ना तो कुछ भी नहीं निकलेगा. रेगुलराइजेशन क्या प्रिवेंट करती है? ओवर फिटिंग. क्या आंसर है इसका? अगर आप ज्यादा वेरिएबल्स ले लेंगे, उन्हें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार, अगर आप ज्यादा वेरिएबल्स ले लेंगे तो आपका मॉडल ओवर फिट हो जाएगा. ओवर फिट का मतलब जाएगा कि आपका जो ट्रेनिंग डाटा है ना सिर्फ उसको तो मैप कर लेगा, लेकिन अनसीन डाटा के ऊपर चलेगा नहीं. इसीलिए कहते हैं द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन. Which solution is the best? Simple. Complications ऐड करेंगे ना खिचड़ी पकेगी, एंड पे प्रेडिक्शंस नहीं होंगी. आपका ट्रेनिंग डाटा को तो आप कर लेंगे मॉडल, लेकिन अनसीन डाटा के ऊपर वो चलेगा नहीं. इसलिए रेगुलराइजेशन लगाते हैं ताकि ओवर फिटिंग ना हो. जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो उसके बाद हम अपने मॉडल के ऊपर नया डाटा डाल के क्या निकालते हैं? मॉडल स्कोरिंग. और उससे पता लगता है कि आपका मॉडल क्या फील्ड में डिप्लॉय हो भी सकता है या नहीं, या सिर्फ पेपर टाइगर है, या फील्ड में भी जाने के काबिल है, सिर्फ कागज में है, या फील्ड के लिए भी डिप्लॉय हो सकता है.
Yes, it's right. मशीन लर्निंग की जो टाइप्स बनी हुई है वो बेस्ड ऑन ह्यूमन एफर्ट की बेस पे बनी हुई है कि जिसमें ह्यूमन ने एफर्ट लगाई है, इसमें नहीं लगाई, इसमें आधी या थोड़ी लगाई है, ऐसे ही है। जिसमें एफर्ट लगाई है वो कौन सी है? सुपरवाइज। जिसमें नहीं लगाई बिल्कुल भी वो, और जिसमें थोड़ी बहुत लगाई है वो। इस बेसिस पे हमने मशीन लर्निंग की क्या बनाई हुई है? कैटेगरी। कैटेगरी। क्या आंसर है? फीचर इंडिपेंडेंस। कि आपस में फीचर्स या वर्ड्स जो लिखे हुए आ रहे हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये अज्यूम करता है, वैसे हकीकत में उसके उल्टा है। दानियाल, कौन है दानियाल? शाबाश। अब्दुल्ला, आप। आयशा, आज मेरे ख्याल है आयशा जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आई है, पिछली 2 क्लासों में आप नहीं थी। ठीक, चलो गुड। सो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। कोई मसले मसाइल हैं तो बताएं मुझे। अच्छा जा रहा है। सब ठीक जा रहे हैं? Yes.